अध्याय 171 तांडव। गुफा में काले खून के चमगादड़ों की एक के बाद एक लहरें चीख रही थीं, जो हवा में असीमित मानसिक ऊर्जा के हमले भेज रही थीं। उन्होंने पास की दीवारों को हिला दिया, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी। यहाँ तक कि आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश के मूल शिष्य भी मारे जाते। चमगादड़ों के झुंड के बीच में एक नीले बालों वाला युवक एक राजा की तरह पहाड़ की तरह अटल खड़ा था। मानसिक ऊर्जा के हमले ऐसे थे जैसे पत्थर जो महासागर में डूब जाते हैं। नीली आकृति का आभा अचानक तेजी से बढ़ा और उसकी बाईं आंख से एक तेज और पारदर्शी रोशनी निकली, जो चारों दिशाओं में फैल गई। तत्काल पास के चमगादड़ों की आंखों में डर के भाव दिखाई दिए और जो आकृति के करीब थे वे हवा में ही जम गए, जैसे कि वे पत्थर बन गए हों। टोक टोक टोक, कुछ कमजोर चमगादड़ जमीन पर गिर गए, उनकी आंखों और नाक से खून बह रहा था। अधिकांश काले खून के चमगादड़ हवा में कांप रहे थे और वे नकुल शॉ की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। केवल 4 चमगादड़ नेता जो आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश में थे, वे ही मुश्किल से इसका सामना कर पा रहे थे। नेताओं ने सहज रूप से मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमलों की एक और लहर भेजी। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख को संचालित किया और उसकी बाईं आंख में नीली रोशनी 2 फुट 9 तक पहुंच गई थी, जिसने नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा की आपूर्ति की और बाद वाला अपने भीतर मानसिक ऊर्जा का विशाल स्रोत महसूस कर सकता था। लेकिन केवल एक छोटी राशि ही निकाली जा सकती थी, क्योंकि वह इसका उपयोग करना नहीं जानता था। लेकिन फिर भी मानसिक ऊर्जा की हत्या की कील इतने सारे काले खून के चमगादड़ों को सुन्न कर सकती थी। ये चमगादड़ जन्म से ही अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं। नकुल शॉ की बाईं आंख तेज हो गई और चमगादड़ नेता का शरीर पारदर्शी हो गया, जिससे उसके अंग, रक्तवाहिकाएं और साथ ही अंदर की यौन ऊर्जा भी दिखाई देने लगी। चमगादड़ नेता के शरीर में नकुल शॉ ने उसके सिर में चावल के दाने के आकार का एक हल्का लाल मानसिक ऊर्जा स्रोत देखा। सामान्य लोग मानसिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन नकुल शॉ की बाईं आंख स्पष्ट रूप से मानसिक ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ इसका उपयोग करने का तरीका भी देख सकती थी। मानसिक ऊर्जा का उपयोग एक विशिष्ट आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। नकुल शॉ के सिर में एक आरेख दिखाई दिया। यद्यपि चमगादड़ों का शरीर इंसान के शरीर से अलग था, फिर भी वे मानसिक ऊर्जा का उपयोग उसी तरह से करते थे और यह विधि नकुल शॉ की बाईं आंख के आयाम में कॉपी हो गई थी। बोई टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल शॉ ने अपने सच्चे बल को संचालित किया, क्योंकि उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली जिसमें मानसिक ऊर्जा का एक अंश था। टोक टोक टोक, काले खून के चमगादड़ों की लहरें आसमान से नीचे गिरने लगी। उनकी नाक, कान और आंखों से खून बह रहा था। आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश के तहत सभी काले खून के चमगादड़ इस हमले का सामना नहीं कर पाए। इस ध्वनि हमले में मेरे सच्चे बल से चौंकाने वाली शक्ति है। मानसिक ऊर्जा को जोड़ने से यह इन चमगादड़ों पर कहीं अधिक प्रभावी हो जाता है। नकुल शॉ के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। हवा से गिरने वाले चमगादड़ों के अंग नष्ट हो जाते और अगर कुछ बच भी जाते तो वे अपंग हो जाते। केवल एक ध्वनि हमले से 10-20 चमगादड़ गिर गए। बोई टिल्ड 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 टिल्ड। डर के कारण बचे हुए चमगादड़ अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। नकुल शॉ ने दूसरी बार अपना मुंह खोला, लेकिन फिर भी दसियों चमगादड़ जमीन पर रह गए। यहाँ तक कि आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश में 4 चमगादड़ भी डर से भाग गए। तुम कहाँ भागोगे? नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसी और अपना राक्षस धनुष निकाला। उसकी बाईं आंख नीले रंग में चमकी और नकुल शॉ के तीरंदाजी कौशल की शक्ति बढ़ गई। 100 कुछ गहरे नीले रंग के तीरों ने आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश में 4 काले खून के चमगादड़ों को अविश्वसनीय गति से छेद दिया। राक्षस धनुष ध्वनि की गति को सबसे अच्छी तरह से पार कर सकता था, लेकिन नकुल शॉ केवल इसकी थोड़ी शक्ति का उपयोग कर सकता था। लेकिन फिर भी काले खून के चमगादड़ इसके तीरों को चकमा नहीं दे पाए। जब नकुल शॉ ने अपना राक्षस धनुष वापस लिया तो पास के काले खून के चमगादड़ पहले ही दृष्टि से गायब हो चुके थे। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और उसने आंख पर पट्टी वापस लगा ली। अभी अभी उसके मुंह से निकला मानसिक ऊर्जा का हमला दर्शाता था कि आंख पर पट्टी पहनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इस लड़ाई के माध्यम से नकुल शॉ ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका खोज लिया था। सहज ज्ञान ने उसे बताया कि उसकी बाईं आंख की सच्ची क्षमता अभी तक नहीं पहुंची थी। ये सब क्या हो रहा है? पास के चमगादड़ क्यों भाग रहे हैं? ऐसा लगता है कि उनके पास भी स्पष्ट चेतना नहीं है। एक अस्त व्यस्त लेकिन सुंदर लड़की एक हक्के बक्के भाव के साथ नकुल शॉ की गुफा के पास चली। वह कृति थी जो पहले उनसे अलग हो गई थी। जिस टीम में वह थी, वह कुछ ही देर पहले चमगादड़ों के एक बड़े समूह से मिली थी और मयंक ने सबसे मजबूत और सबसे बड़ी संख्या में चमगादड़ों को दूर कर दिया था, जबकि बाकी भाग गए थे। कृति आखिरकार उसका पीछा कर रहे चमगादड़ों से बचने में कामयाब रही, लेकिन दुर्भाग्य से वह चमगादड़ों के एक और समूह से मिली जिसकी संख्या इतनी बड़ी थी कि वह उसे धमकी दे सकती थी। लेकिन किसी तरह ये चमगादड़ डर में लग रहे थे और वे बिना सिर के मक्खियों की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। कुछ और गज चलने के बाद कृति ने जमीन पर चमगादड़ों को देखा और उसने देखा कि कुछ चमगादड़ मर गए थे, जबकि अन्य जमीन पर खून बहते हुए अपनी आंखों, कान और नाक से संघर्ष कर रहे थे।
कृति का दिल हिल गया क्योंकि उसने सोचा कि कौन इतना भयानक हो सकता है कि इतने सारे चमगादड़ों को बिना कोई निशान छोड़े मार सके। जमीन पर चमगादड़ों को कोई स्पष्ट चोट नहीं थी, लेकिन उनके अंदर के अंग और वाहिकाएं नष्ट हो गई थीं और उनकी कोई स्पष्ट चेतना नहीं थी। बहन कृति, सामने के कोने से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। कृति आश्चर्य से उछल पड़ी, लेकिन यह देखकर कि यह कौन था, उसने एक सांस छोड़ी। नकुल शॉ जमीन पर पालथी मारकर बैठा था जैसे वह ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से वह अपने सच्चे बल को संचालित कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह खेती भी कर रहा था। उसके बगल में कैरी था, जो पहले ही जाग चुका था और ठीक हो रहा था। ये सभी चमगादड़? कृति ने सावधानी से पूछा। नकुल शॉ के बगल में कई चमगादड़ों के शव थे, जिसमें 3-4 चमगादड़ नेता भी थे जिनके महत्वपूर्ण अंग तीरों से छेद दिए गए थे। नकुल शॉ ने जवाब नहीं दिया और उसने अपने स्वर्गीय पवन सच्चे बल को अधिकतम तक बढ़ाकर खेती करना शुरू कर दिया। वह अपने स्वर्गीय पवन ईश्वर तकनीक में एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसके सच्चे बल का शुद्धिकरण आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश में उन लोगों के बराबर था। उसके शरीर के संदर्भ में उसकी चांदी की दीवार तकनीक उच्चतम संभव स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ आध्यात्मिक शराब पीने और आध्यात्मिक फल के साथ साथ सांप के पित्त को खाने से उसके गुण सेकंड स्काई के चरम पर बढ़ गए। निराशाजनक स्थिति में नकुल शॉ ने अपनी क्षमता को अधिकतम किया था और वह आधे कदम थर्ड स्काई तक पहुंच गया था। अब नकुल शॉ के सच्चे बल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों खेती करते समय लगातार बढ़ी। अपनी खेती की गति को बढ़ाने के लिए नकुल शॉ हर कुछ घंटों में एक छोटा सिप आध्यात्मिक शराब पीता था। कम ग्रेड आध्यात्मिक शराब का आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश के तहत उन लोगों के लिए बहुत प्रभाव था। कैरी नकुल शॉ के बगल में बैठा और एक जटिल भाव के साथ उसकी रखवाली की। जब वह बेहोश हो गया था तो कैरी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। जब वह जागा था तो नकुल शॉ को बिल्कुल चोट नहीं लगी थी, लेकिन पास में चमगादड़ों के शव विशाल मात्रा में पड़े थे। ये दृश्य स्कारलेट मून डेमोनिक गुफा के साथ कितना समान था। नकुल शॉ तुरंत नहीं गया और उसने इसके बजाय खेती की। आधा दिन बाद नकुल शॉ आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश तक पहुंच गया और उसने एक अराजक आभा जारी की। आरोही क्षेत्र में हर आकाश के बीच का अंतर विशाल था। ये खाद्य श्रृंखला में एक बदलाव था, कम खेती वाले लोगों को दबा दिया जाएगा। खाद्य श्रृंखला में अंतर। इस समय कैरी और कृति दोनों ने एक अज्ञात दबाव महसूस किया और वे असहज महसूस करने लगे। कृति की भावनाएं बेहद जटिल थीं। यद्यपि वह सेकंड स्काई के चरम पर पहुंच गई थी, फिर भी उसके पास थर्ड स्काई तक पहुंचने की आवश्यकताएं नहीं थीं। ठीक है, अब चलते हैं। नकुल शॉ धीरे धीरे उठा क्योंकि उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने रास्ता दिखाया। कैरी उसके पीछे पीछे चला। इतनी तेजी से जा रहे हो? कृति थोड़ी हैरान थी। नकुल शॉ परिदृश्य को काफी अच्छी तरह से जानता था और वह एक तांडव पर था। यहाँ तक कि मयंक को भी सावधानी से यात्रा करनी पड़ी थी। तुम मेरा पीछा कर सकती हो या खुद से जा सकती हो। नकुल शॉ ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि वह क्या सोचती है। कृति ने अपने होंठ काटे और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने नकुल शॉ का पीछा करने का फैसला किया। नकुल शॉ के नक्शे में एक जटिल नक्शा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुद को सही करना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से इसलिए दौड़ा क्योंकि वह नक्शा पूरा करना और भूल-भुलैया से बाहर निकलना चाहता था। थोड़े समय तक चलने के बाद लगभग 10-20 चमगादड़ों का एक समूह आगे दिखाई दिया और यह संख्या तीनों को धमका सकती थी। कृति और कैरी तनाव में आ गए। बोई टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल शॉ ने अपना मुंह खोला और आगे चमगादड़ों का समूह डर से चीखने लगा क्योंकि वे टोक 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 के साथ नीचे गिर गए, उनमें से कुछ उड़ गए। हे भगवान! कैरी और कृति ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उनके चेहरे पर हक्के बक्के भाव दिखाई दिए। नकुल शॉ ने बस अपना मुंह खोला और चमगादड़ डर से बिखर गए। आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की बाईं आंख में रोशनी 3 गज तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि उसकी मानसिक ऊर्जा मजबूत थी। इसके बाद नकुल शॉ ने चमगादड़ की गुफा में सब कुछ पर हावी हो गया। चमगादड़ों का उसकी मानसिक ऊर्जा ध्वनि लहर से मुकाबला किया गया। आने वाला कोई भी समूह मर जाएगा या डर से बिखर जाएगा। एक बार 100 काले खून के चमगादड़ों का एक समूह आया, जिसका नेतृत्व फोर्थ स्काई के एक चमगादड़ राजा ने किया था। परिणाम, नकुल शॉ ने अन्य चमगादड़ों को मारने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा हत्या को सक्रिय किया और फिर उसने अपने राक्षस धनुष के साथ चमगादड़ राजा को मार डाला। भाग लेने वालों में नकुल शॉ मानव सागर रणनीति को तोड़ने वाला पहला था। मानव सागर रणनीति की उपेक्षा। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा बहुत बड़ी थी और उसके पास ठीक होने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक शराब थी। कैरी और कृति में सदमे के अलावा केवल सुन्नता रह गई थी। इस समय नकुल शॉ अंधेरे के स्वामी की तरह था और जैसे जैसे समय बीतता गया नकुल शॉ के दिमाग के अंदर का नक्शा और अधिक सही हो गया। फिर उसने आखिरकार उस रास्ते का विश्लेषण किया जिसे भूल-भुलैया से बाहर निकलने के लिए लेना चाहिए और इसमें नक्शे के केंद्रीय हिस्से से गुजरना शामिल था। दूसरे चरण का तीसरा दिन। एक बड़ा गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया जो आगे पिच काला था, जैसे कि यह एक विशाल जानवर का मुंह हो।
मयंक, जैक विल्सन, जय और रितिका पास में जमीन पर कई चमगादड़ों के शवों के साथ प्रवेश द्वार पर खड़े थे। तुम लोग सही समय पर आए हो। चमगादड़ की गुफा का मुख्यालय ठीक आगे है और इसमें कई संसाधन हैं जो अब विलुप्त हो गए हैं। जब उसने नकुल शॉ और उसके साथियों को देखा तो मयंक थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि नकुल शॉ के समूह को गुफाओं के माध्यम से यात्रा करना बेहद मुश्किल लगेगा, खासकर जब कृति और कैरी की खेती सबसे कम थी। लेकिन वर्तमान दृश्य से तीनों आराम से लग रहे थे। कैरी और कृति दो गार्डों की तरह थे जो नकुल शॉ के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। अध्याय 172 रक्त स्नान। कुल 7 शिष्य विशाल प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए। हालांकि हर किसी के आश्चर्य के लिए कठिनाई में भारी वृद्धि के बावजूद उनमें से किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया था। अजीब बात यह थी कि नकुल शॉ, कैरी और कृति बहुत शांत लग रहे थे। उनमें थकावट का कोई संकेत नहीं था और इसके बजाय वे ऊर्जा से भरे हुए थे। भाई नकुल, क्या तुम आगे बढ़ गए हो? मयंक ने नकुल शॉ के शरीर से आने वाले आभा में बदलाव महसूस किया। चूंकि वह आगे बढ़ चुका था, उसकी आभा जंगली और अराजक थी और यह अपनी सामान्य नियंत्रित स्थिति में नहीं थी। नकुल शॉ की खेती की गति के कारण उन पर दबाव महसूस करते हुए जय और जैक विल्सन के भाव हल्के से बदल गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एक जटिल नज़र दी। यह विशेष रूप से जय के लिए था क्योंकि उसके और नकुल शॉ के बीच खेती का अंतर अब मूल रूप से गैर मौजूद था। जय में युद्ध की भावना का एक उछाल आया क्योंकि उसने सोचा कि नकुल शॉ के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई में लड़ने का यह एक शानदार मौका था। जय को अपनी ताकत पर पूर्ण विश्वास था। उसने पहले के टूर्नामेंट में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे उसे फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। जैक विल्सन का भाव मंद और सतर्क था। उसकी सहजता ने उसे बताया कि अगर उसने जल्द ही नकुल शॉ का निपटारा नहीं किया तो बाद वाला उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इस परीक्षण में कई चीजें हैं जो मेरी खेती में मेरी मदद करती हैं, नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा। 7 शिष्य जो इस परीक्षण में इस बिंदु तक जीवित रहे थे, उन सभी ने सुधार किया था। ये केवल नकुल शॉ नहीं था जिसने सुधार किया था। हालांकि बाद वाला शिष्य था जिसने सबसे ज्यादा सुधार किया था। कैरी और जय उसके पीछे थे। ठीक है, हम 7 के साथ मिलकर हम इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस बिंदु को तोड़ते हैं तो हमारे लिए इस परीक्षण को खत्म करना बहुत आसान होगा। मयंक ने एक योजना बनाना शुरू कर दिया। नकुल शॉ समझ गया कि चमगादड़ की गुफा के भीतर हजारों चमगादड़ थे और उनमें से हर एक कम से कम आरोही क्षेत्र के पहले आकाश में था। जय ने तब सभी से कहा, मैंने जो पता लगाया उसके अनुसार गुफा के भीतर एक चमगादड़ सम्राट है जो आरोही क्षेत्र के 6ठे आकाश तक पहुंच गया है। सम्राट के अलावा 6 चमगादड़ स्वामी भी हैं जिनकी खेती का स्तर आरोही क्षेत्र के 4थे से 5वें आकाश तक है। सौभाग्य से ये चमगादड़ स्वामी चमगादड़ की गुफा के विशाल क्षेत्र के भीतर दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये सुनकर बाकी सभी हक्के बक्के रह गए। ये खबर जय द्वारा पाई गई थी जो मयंक के साथ गुफाओं में प्रवेश कर गया था। बाद वाले ने मजबूत चमगादड़ों का ध्यान आकर्षित किया था। कुल मिलाकर चमगादड़ों की ताकत प्रतिभागियों की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में कहीं अधिक थी। मानव सागर रणनीति का सामना करते समय मयंक जैसा मजबूत व्यक्ति भी भागना पड़ा, जबकि कमजोर शिष्यों में खुद को बचाने की भी ताकत नहीं थी। हम जाहिर तौर पर उनसे सिर पर सिर नहीं लड़ सकते। हमें चमगादड़ सम्राट के प्रकट होने से पहले कुछ चमगादड़ स्वामियों को मारना होगा। अगर वह सफल हो जाता है तो हम रास्ते में कुछ खजाने प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह निकास के लिए लड़ना है। सबसे खराब स्थिति यह है कि हर कोई अपनी अपनी दिशाओं में चला जाए। मयंक ने सभी को अपनी योजना बताई और कुल 3 अलग अलग संभावित स्थितियां थीं जो हो सकती थीं। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि समूह अगले क्षेत्र के रास्ते में कुछ खजाने चुरा ले। समूह निकास के लिए एक रास्ता लड़ने के लिए टीम बनाता है, केवल खुद को बचाने का विकल्प चुनता है। समूह एक हताश स्थिति में पड़ जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। मयंक ने अपनी योजना साझा करने के बाद अपने दिल में आह भरी। उसके विश्लेषण के अनुसार पहली योजना के सफल होने की संभावना 10% से कम थी, जबकि तीसरी योजना के होने की सबसे अधिक संभावना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चमगादड़ स्वामियों सहित बहुत अधिक थे। कोई भी हिचकिचाहट तत्काल खतरे का मतलब हो सकती है। ये योजना बुरी नहीं है, लेकिन चमगादड़ सम्राट के खिलाफ जीतने की क्या संभावना है? नकुल शॉ ने पूछा। चमगादड़ सम्राट की खेती 6ठे आकाश तक पहुंच गई थी, जो कबीले के कुछ डीकन के समान थी। मेरे पास जीतने की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए उससे लड़ने में सक्षम होना चाहिए, मयंक ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। जब नकुल शॉ ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लगा कि मयंक की ताकत उसके अनुमान से ज्यादा मजबूत थी। एक और थोड़ी चर्चा के बाद समूह जाने के लिए तैयार हो गया। भाई मयंक, मुझे लगता है कि आप एक संभावना भूल गए। नकुल शॉ ने हल्के से मुस्कुराया। क्या संभावना? मयंक बेहद हैरान था। उसके दिमाग में सबसे खराब संभावित स्थिति पहले ही बताई जा चुकी थी। रक्त स्नान, चमगादड़, घोंसला।
नकुल शॉ ने मयंक से एक एक शब्द करके कहा। उसकी आंखों में सदमे की एक चमक दिखाई दी। इससे पहले कि मयंक ने कड़वाहट से सिर हिलाया, भाई नकुल, तुम मजाक करना बंद कर सकते हो। मयंक ने तब समूह का नेतृत्व किया और चमगादड़ गुफा मुख्यालय की ओर धावा बोल दिया। साथ सभी के पास कम से कम आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश के बराबर युद्ध शक्ति थी, जिसमें अधिकांश चौथे आकाश या उससे अधिक के बराबर थे। इसलिए चारों ओर घूम रहे बिखरे हुए चमगादड़ों को सभी ने आसानी से मार डाला। हर कोई इसे जारी रखे, अगर हम एक चमगादड़ स्वामी से मिलते हैं तो हम मिलकर टीम बनाएंगे और उसे एक साथ मारेंगे, मयंक ने आदेश दिया। समूह गहराई में गया और जल्द ही लगभग 100 चमगादड़ों के एक समूह से मिला, जिसका नेतृत्व एक चमगादड़ स्वामी कर रहा था, जिसकी खेती आरोही क्षेत्र के 5वें आकाश के करीब थी। फ्लाइंग क्लाउड पाम। मयंक ने आगे चमगादड़ों की भीड़ में अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, तुरंत उनमें से 5 या 6 को मार डाला। अभी अभी एक चाल में चमगादड़ स्वामी मयंक द्वारा घायल हो गया था। नकुल शॉ मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा हिल गया। मयंक उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कोर शिष्यों में दूसरे स्थान पर था और उसके पास मुख्य शिष्य के लिए लड़ने की क्षमता थी। बेंग सौ टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक गहरे नीले रंग की रोशनी चमगादड़ स्वामी के गले में चमक गई। प्लॉप। चमगादड़ स्वामी का विशाल शव पृथ्वी पर गिर गया। मयंक ने नकुल शॉ को थोड़ा हैरान देखा। बाद वाले का राक्षस धनुष बेहद शक्तिशाली था और चौथे आकाश में उन लोगों को धमका सकता था, खासकर जब यह एक गुप्त हमला था। चमगादड़ स्वामी के नष्ट होने के बाद बचे हुए चमगादड़ डर से बिखर गए, उनमें से आधे से अधिक मर गए या घायल हो गए। भाई नकुल, आपके पास कुछ महान तीरंदाजी कौशल हैं। हम मिलकर कुछ और चमगादड़ स्वामियों को मार सकते हैं और मैं आपको हमारे द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का एक उच्च हिस्सा दूंगा। मयंक मुस्कुराया। ठीक है। नकुल शॉ ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका उद्देश्य केवल कुछ जल्दबाजी में एकत्र किए गए संसाधन नहीं थे, वह और अधिक चाहता था। समूह आगे बढ़ता रहा और एक और चमगादड़ स्वामी जल्द ही दिखाई दिया। इस बार लगभग 100-200 चमगादड़ों का नेतृत्व कर रहा था, जिनमें से कुछ वे थे जो अभी अभी भाग गए थे। इस चमगादड़ स्वामी ने वास्तव में 5वें आकाश तक पहुंच गया था और इस बार मयंक इसे कम समय में मारे बिना केवल ऊपरी हाथ हासिल कर सका। उत्तरी डाक हेवनली वाटर हैवी वेव स्लैश। जय ने हवा में छलांग लगाते हुए कहा, कुछ बाद की छवियां छोड़कर, क्योंकि उसने चमगादड़ स्वामी की ओर 5000 किलोग्राम वजन की एक लहरदार हथेली भेजी। बूम। जय और मयंक के संयुक्त हमलों से चमगादड़ स्वामी जमीन में टूट गया। हर किसी के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि जय इतना मजबूत था। नकुल शॉ ने गुप्त रूप से विश्लेषण किया कि जय का उत्तरी डाक हेवनली वाटर स्किल उसकी खुद की लाइटनिंग विंड पाम के बराबर था, अगर मजबूत नहीं तो। 7 शिष्यों के समूह ने तब मिलकर चमगादड़ स्वामी को मार डाला। बहुत सफल। हमने पहले ही 2 का ध्यान रखा है। हमें बस 2 और को खत्म करने की जरूरत है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मयंक हंसा। रुको। नकुल शॉ का भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। बाकी चमगादड़ भाग नहीं रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, एक आत्माकंपन वाली चीख सुनी जा सकती थी, क्योंकि एक अराजक हवा दिखाई दी, दीवारों को हिलाकर, और एक चमगादड़ सम्राट का खुलासा करते हुए, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 3.5 मीटर था। पास के चमगादड़ तुरंत जवाब में चीखने लगे। उनके नेता की उपस्थिति में उनका मनोबल बढ़ गया। अच्छा नहीं, हमने इतनी जल्दी चमगादड़ सम्राट का ध्यान आकर्षित कर लिया। मयंक ने एक गहरी सांस ली और हवा में छलांग लगाते हुए एक प्राचीन, लंबी, सुनहरी तलवार निकाली। उसने तब चमगादड़ सम्राट की ओर भारी वार किया। इस प्रक्रिया में दसियों चमगादड़ों को फाड़ दिया। लंबी सुनहरी तलवार एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार था और अपनी खेती के साथ वह छठे आकाश में उन लोगों को भी धमका सकता था। हुटिल्ड सौ टिल्ड टिल्ड। चमगादड़ सम्राट जोर से चीखा और तलवार के हमले के रास्ते से बाहर उड़ गया, खुद पर हुए नुकसान को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया। 100 सैकड़ों और सैकड़ों चमगादड़ अपने सम्राट के आह्वान के कारण सभी दिशाओं से इकट्ठा होने लगे। सैकड़ों नियमित चमगादड़ों के अलावा अन्य 4 चमगादड़ स्वामी भी समूह को घेर लिया। वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। हर किसी के भाव बदल गए। मयंक द्वारा भविष्यवाणी की गई सबसे खराब स्थिति हो गई थी। हालांकि ये कल्पना से भी बदतर था। आरोही क्षेत्र में सैकड़ों चमगादड़ भी समूह को घेर रहे थे। क्षेत्र चीखने वाली आवाजों से भर गया था, जिसने मयंक को छोड़कर हर किसी के लिए हिलना मुश्किल बना दिया था। अछूत ध्वनि तरंग एक मानसिक ऊर्जा हमला था जो उनके दिमाग को प्रभावित कर सकता था। के इतने सारे चमगादड़ सभी इतने करीब से पैक किए गए हैं। नकुल शॉ मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जैक विल्सन और उसके साथी, जो लड़ाई में भारी रूप से लगे हुए थे, गुस्से में उसे घूरने में मदद नहीं कर सके। वह ऐसी स्थिति में कैसे हंस सकता है? बोई टिल्ड टिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ ने अपना मुंह खोला और एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि तरंग बाहर निकली। टोक टोक टोक। चमगादड़ों की एक लहर जमीन पर गिर गई। तुरंत 20-30 चमगादड़ जमीन पर गिर गई, क्योंकि नकुल शॉ के सामने चमगादड़ों से रहित एक क्षेत्र दिखाई दिया।
अजीब बात यह थी कि ध्वनि हमला केवल चमगादड़ों को प्रभावित करता था और पास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके विपरीत ऐसा लगा कि यह चमगादड़ों के मानसिक ऊर्जा हमले को आंशिक रूप से खत्म कर देता है। बोई बोई बोई। नकुल शॉ लगातार अपना मुंह खोलता रहा क्योंकि एक के बाद एक चमगादड़ आसमान से गिरते रहे, जबकि उनमें से कुछ डर से बिखर गए। इस दृश्य ने दूसरों को हक्का बक्का कर दिया। मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला इन चमगादड़ों का मुकाबला करता हुआ लग रहा था, और यहाँ तक कि चमगादड़ स्वामी भी जब नकुल शॉ के पास आते तो डर से भर जाते। वास्तव में नकुल शॉ का ध्वनि हमला चमगादड़ों के शरीर के अनुसार बदल गया था और उन पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव था। सुनने के मामले में इंसानों और चमगादड़ों के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए अन्य कृषकों ने कुछ भी महसूस नहीं किया। सॉटिल्ड बेंग। नकुल शॉ ने अपना राक्षस धनुष खींचा और एक गहरी नीली रोशनी आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश में एक चमगादड़ स्वामी में चमक गई। पास के दूसरों के जबड़े गिर गए। नकुल शॉ एक चमगादड़ हत्यारे की तरह था जिसने अपने तीरंदाजी और ध्वनि ऊर्जा कौशल के साथ चमगादड़ों का पूरी तरह से मुकाबला किया। भाई नकुल, बहुत बढ़िया काम। मयंक, जो चमगादड़ सम्राट के खिलाफ लड़ रहा था, वह बहुत खुश था। बोई टिल्ड बोई टिल्ड बोई। नकुल शॉ अपना मुंह खोलता रहा और एक के बाद एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले भेजता रहा, जो लहरों की तरह थे जो एक के बाद एक चमगादड़ को मारते रहे। उसकी बाईं आंख के आयाम में नीली खाई तेजी से घूमती रही, नकुल शॉ के लिए मानसिक ऊर्जा प्रदान करती रही। कुछ ही सांसों में नकुल शॉ ने 100-200 चमगादड़ों को मार डाला और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जिन चमगादड़ों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, वे मानसिक रूप से घायल हो गए थे और चमगादड़ स्वामियों के आह्वान का भी जवाब नहीं दिया। हर कोई डर और सदमे में नकुल शॉ की ओर देखने लगा। बचे हुए 3 चमगादड़ स्वामियों ने नकुल शॉ की ओर सतर्कता से देखा और पास आने की हिम्मत नहीं की। हर कोई मुझे कवर करो और हम चमगादड़ की गुफा का रक्त स्नान करेंगे। नकुल शॉ की आवाज़ में हत्या की भावना भर गई, जिससे दूसरों को युद्ध की भावना और उत्साह का एक उछाल महसूस हुआ। अध्याय 173 विजय। नकुल शॉ ने एक बहुत मजबूत हत्या की भावना दी क्योंकि उसने लगातार अपनी मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले का इस्तेमाल किया, जिसने या तो पास के चमगादड़ों को बेहोश कर दिया या डर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे मजबूत चमगादड़ सम्राट को मयंक द्वारा रोक दिया गया था और उनकी लड़ाई ने अन्य चमगादड़ों और कृषकों को करीब आने में असमर्थ बना दिया। 6 चमगादड़ स्वामियों में से 3 मारे गए थे और शेष 3 ने उनके करीब आने की हिम्मत नहीं की। आसमान भर रहे अन्य काले चमगादड़ों के लिए उनमें से कोई भी नकुल शॉ और उसके साथियों के करीब नहीं आ सकता था। जो भी ऐसा करता, वह गिर जाता या भागने के लिए मजबूर हो जाता। इसका मतलब यह था कि चमगादड़ पक्ष का सबसे बड़ा फायदा संख्या रणनीति नकुल शॉ द्वारा हल कर दिया गया था। अब तक शेष शिष्यों में से कोई भी मरा नहीं था या बाहर नहीं निकाला गया था। स्थिति को महान कहा जा सकता था। हमें बस 2 और चमगादड़ स्वामियों को मारने की जरूरत है, फिर हम सभी चमगादड़ सम्राट पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, नकुल शॉ ने सुझाव दिया। इतने सारे मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमलों का उपयोग करने के बाद वह थकना शुरू हो गया था। इस मौके का फायदा उठाकर अपनी आध्यात्मिक शराब का एक सिप लिया और कुछ ऊर्जा को ठीक किया। थोड़ी चर्चा के बाद यह तय किया गया कि जय और जैक विल्सन हमले का नेतृत्व करेंगे, जबकि बाकी नकुल शॉ की रक्षा करेंगे और लंबी दूरी का समर्थन करेंगे। बोई बोई। नकुल शॉ ने जय और जैक विल्सन को एक और चमगादड़ स्वामी को मारने में मदद करने के लिए 2 ध्वनि हमले थूक दिए। यहाँ तक कि ये चमगादड़ स्वामी भी नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले से प्रभावित होंगे, जिससे जय को एक ही हिट से इसे गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति मिलेगी। नकुल शॉ एक बार में ध्वनि हमले थूकता रहेगा और साथ ही अपना राक्षस धनुष भी निकालेगा। जल्द ही 3 शेष चमगादड़ स्वामियों में से एक मारा गया और अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। नकुल शॉ ने सोचा कि परिणाम तय हो गया है। शेष 2 चमगादड़ स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ज्यादा खतरा नहीं थे। ठीक इसी क्षण नकुल शॉ ने एक चीख सुनी जिसने दीवार को हिला दिया और चमगादड़ सम्राट की आकृति ने मयंक को रास्ते से बाहर कर दिया और उसकी ओर धावा बोल दिया। अच्छा नहीं, नकुल शॉ को खतरे का एक जानलेवा पूर्वाभास महसूस हुआ। चमगादड़ सम्राट एक याओ जानवर था जो आरोही क्षेत्र के 6ठे आकाश तक पहुंच गया था और उसके पास बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता थी, जिसका अर्थ था कि उसने पहले ही नकुल शॉ के महत्व को ढूंढ लिया था। वह कई बार तोड़ने और बाद वाले को मारने के लिए चाहता था, लेकिन उसे मयंक ने रोक दिया था। अपने बच्चों को एक के बाद एक मारे गए देखकर चमगादड़ सम्राट पागल हो गया और नकुल शॉ की ओर दौड़ा, भले ही इसका मतलब मयंक से सीधे हिट लेना था। भाई नकुल सावधान, मयंक ने पीछे से चिल्लाया। नकुल शॉ मजबूत हो सकता है, लेकिन आरोही क्षेत्र के 6ठे आकाश में एक चमगादड़ सम्राट का सामना करते समय उसे तुरंत मार दिया जाएगा। बोई टिल्ड टिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और अपने सभी सच्चे बल को संचालित किया और एक ही समय में एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला बनाने के लिए अपने नीले रक्त को सक्रिय किया। यह मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला नकुल शॉ की पूरी ताकत से निर्मित हुआ था और इसमें उसके रक्तरेखा की शक्ति थी। क्यू
ध्वनि हमला लगभग तुरंत चमगादड़ सम्राट से टकराया और बाद वाले के रूप में मजबूत कुछ भी थोड़ा रुक गया। नकुल शॉ हक्का बक्का रह गया। उसका मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला विशेष रूप से चमगादड़ों के लिए बनाया गया था, और यह हमला जो आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश के चमगादड़ों को तुरंत मार सकता था, प्रतिद्वंद्वी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। चमगादड़ सम्राट केवल आधी सांस से रुका था, लेकिन बाद वाला केवल अधिक क्रूरता के साथ नकुल शॉ की ओर दौड़ा। हालांकि आधी सांस में बहुत कुछ किया जा सकता था। नकुल शॉ ने जल्दी से कई गज पीछे खींच लिया क्योंकि उसकी आकृति एक मछली की तरह मुड़ी। जियांग, मयंक ने अपनी लंबी सुनहरी तलवार वापस खींची और चमगादड़ सम्राट के शरीर पर वार किया, जिससे एक लंबा खूनी घाव दिखाई दिया। 100 बेंग टिल्ड। नकुल शॉ ने 180 डिग्री मोड़ लिया जबकि वह भागा और अपने राक्षस धनुष के साथ अपने रक्तरेखा की शक्ति वाले एक तीर को बाहर निकाला। जिस क्षण उसने अपने रक्तरेखा की शक्ति लगाई, नकुल शॉ ने राक्षस धनुष को थोड़ा कांपता हुआ महसूस किया और एक गर्म भावना दी। तीर ने आसमान में एक नीली लकीर छोड़ी और एक अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया। श्वा, वह तीर सीधे वहां लगा जहां मयंक ने चमगादड़ सम्राट को घायल किया था। नकुल शॉ समझ गया कि उसके हमले सामान्य रूप से चमगादड़ सम्राट की रक्षा को छेदने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन इस तीर ने पहले से ही घायल बिंदु को मारा था और घाव को और भी खोल दिया था। जैक विल्सन, जय, मेरी मदद करो। मयंक ने 2 को चमगादड़ सम्राट से लड़ने में मदद करने का संकेत दिया और यद्यपि जैक विल्सन बेहद अनिच्छुक था, फिर भी वह अपने हाथ में अपने हथियार के साथ मयंक का समर्थन करने गया। अगर वे सिर पर सिर लड़ते तो जय और जैक विल्सन दोनों को चमगादड़ सम्राट द्वारा तुरंत मारा जा सकता था। हालांकि मयंक सम्राट से लड़ रहा था और दोनों को बस समर्थन करने की जरूरत थी। बोई टिल्ड। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसी और चमगादड़ सम्राट की ओर वापस दौड़ा क्योंकि उसने बाद वाले को विचलित करने के लिए एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला भेजा। यहां तक कि चमगादड़ सम्राट भी नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले को नजरअंदाज नहीं कर सका और एक हताश स्थिति में मजबूर हो गया। नकुल शॉ ने कुछ दूरी बनाए रखी और एक के बाद एक तीर जारी किए, पहले से ही घायल जगह पर मारा। समूह द्वारा चमगादड़ सम्राट को पीछे धकेल दिया गया और उसकी चोटें अधिक से अधिक गंभीर हो गईं। वह बिल्कुल पागल हो गया और भागने की कोशिश की, लेकिन नकुल शॉ द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला करके समूह द्वारा रोक दिया गया। चाय बनाने में लगने वाले समय के आधे समय के बाद चमगादड़ सम्राट आखिरकार जमीन पर भारी गिर गया, मर गया। चमगादड़ सम्राट को मारने के बाद सभी ने एक लंबी सांस ली और शेष चमगादड़ बिखर गए। यहां तक कि अगर उनमें से कुछ बदला लेना चाहते थे तो उन्हें नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमले से वापस मजबूर कर दिया गया। अब तक गुफा में कई 100 चमगादड़ मर चुके थे और उनमें से 75% नकुल शॉ द्वारा मारे गए थे। भाई नकुल, आपने बहुत योगदान दिया है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो कौन जानता है कि कितने लोग जिंदा गुजर पाते। परीक्षण खत्म होने के बाद मैं कबीले को इसकी रिपोर्ट करूंगा। मयंक ने कृतज्ञता और प्रशंसा के साथ कहा। किसी को पता होना चाहिए कि दूसरा परीक्षण पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन था और सामान्य परिस्थितियों में इस परीक्षण को पास करने के लिए 3 से अधिक नहीं होंगे। हालांकि नकुल शॉ एक गेम चेंजर था जिसने चमगादड़ की संख्या रणनीति का मुकाबला किया था और किसी को भी परीक्षण से बाहर नहीं निकाला गया था। चमगादड़ सम्राट को मारने के बाद समूह गुफा के अंदर गहरा गया जिसमें कई खजाने थे। नकुल शॉ ने चुपके से अपनी बाईं आंख खोली और गुफा को स्कैन किया। वह आसानी से खजाने नहीं लेता था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वे निश्चित रूप से अच्छी चीजें थीं। एक निश्चित बिंदु पर चलने के बाद एक खून लाल दीवार दिखाई दी। महान, यह आध्यात्मिक फल स्कारलेट ब्लड फ्रूट है जो शरीर को काफी मजबूत कर सकता है। जैक विल्सन ने कोने में एक फल उगते देखा। श्वा, एक आकृति अचानक उसके सामने दिखाई दी और स्कारलेट ब्लड फ्रूट ले लिया। भाई नकुल, मैंने ये स्कारलेट ब्लड फ्रूट पहले पाया था। जैक विल्सन ने मंद रूप से कहा। अगर तुमने इसे पहले पाया तो मैंने इसे क्यों उठाया? नकुल शॉ ने मजाक उड़ाया। उसकी बाईं आंख देख सकती थी कि कौन सी वस्तुएं चारों ओर थीं, लेकिन फिर भी वह उनमें से केवल कुछ ही चुन सकता था। बहस करना बंद करो। भाई नकुल ने सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए उसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा 1 से अधिक स्कारलेट ब्लड फ्रूट हैं, मयंक ने कहा। जैक विल्सन बेहद व्यथित था, लेकिन वह अन्य खजाने की तलाश में जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। स्कारलेट ब्लड फ्रूट एक आध्यात्मिक फल था जिसमें सूरज के सार के साथ साथ जानवरों का खून भी था, जो शरीर के गुणों को बहुत बढ़ाता है। अगर वे आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश के तहत थे तो किसी के अगले आकाश में टूटने की एक उच्च संभावना थी। इन फलों में से 5-6 थे और नकुल शॉ को 2, मयंक को 1, जय को 1 और ऋतिका को आखिरी मिला। नकुल शॉ की आंखें अचानक एक निश्चित जगह के एक कोने की ओर चली गईं। वहां एक हल्का चांदी लाल प्रकार का फल उग रहा था जिसने एक ठंडी आभा दी। चिलिंग इन फ्रूट, एक आध्यात्मिक फल जिसमें स्कारलेट ब्लड फ्रूट के बिल्कुल विपरीत गुण हैं। नकुल शॉ की आकृति उस दिशा में दौड़ते हुए एक धुंध में बदल गई, लेकिन मयंक, जय और उसके साथी ने भी उसी समय चिलिंग इन फ्रूट पाया था।
5 चिलिंग yin फ्रूट में से 2 नकुल शॉ द्वारा छीने गए जबकि अन्य 3 को मयंक, जय और कैरी द्वारा विभाजित किया गया। बाद वाला हमेशा नकुल शॉ के करीब था, इसलिए उसे भी कुछ प्रकाश मिला। कैरी ने एक निश्चित पैटर्न पाया। जब तक नकुल शॉ किसी चीज़ के लिए जाता था, अच्छे खजाने दिखाई देते थे। हालांकि ये केवल वह नहीं था जिसने इसे महसूस किया, मयंक और उसके साथी सभी को एक ही भावना थी। तुम सब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नकुल शॉ ने अचानक कहा। दूसरों ने अजीब तरह से हंसा और नकुल शॉ से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। इसके बाद नकुल शॉ ने ज़्यादा चीज़ें नहीं लीं और केवल ऐसा करने पर विचार करेगा यदि वे आध्यात्मिक ग्रेड तक पहुंच गए थे, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने बहुत कुछ लिया तो दूसरे संदिग्ध और लालची होंगे। गुफा के भीतर कई खजाने थे, लेकिन उनमें से केवल 1/10वें हिस्से ने आध्यात्मिक ग्रेड तक पहुंच गया था। एक बार जब वे उस स्तर पर थे तो उनमें बहुत सारी ऊर्जा होगी। नकुल शॉ ने मोटे तौर पर गणना की कि उसे मिले 10 आध्यात्मिक ग्रेड पौधों में से चिलिंग yin फ्रूट और स्कारलेट ब्लड फ्रूट का सबसे अधिक मूल्य था और दूसरों का तुरंत खाए जाने के बजाय गोलियों में बनाए जाने पर बेहतर प्रभाव पड़ता था। लगभग आधे दिन बाद चमगादड़ की गुफा के अंदर की चीज़ें लूट ली गईं। कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी खेती को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए तुरंत अपने खजाने खाए। उदाहरण के लिए जय, उसने जो चिलिंग yin फ्रूट खाया उसमें उसके उत्तरी डार्क हेवनली वाटर के समान तत्व थे, जिसका अर्थ था कि यह उसकी खेती को बढ़ा सकता था। नकुल शॉ ने वास्तव में परवाह नहीं की कि फलों में कौन से तत्व थे, क्योंकि उसने जिस कौशल में प्रशिक्षित किया था वह दोनों को अवशोषित कर सकता था। लेकिन क्योंकि वह अभी एक सफलता से गुजरा था, तो अभी अपनी खेती को बढ़ाने के लिए खजाने का उपयोग करना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। कैरी ने एक चिलिंग yin फ्रूट खाया और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, खेती कर रहा था। 2 घंटे बाद मयंक पहला था जो चला गया। वह दूसरे परीक्षण से बाहर निकलने वाला पहला बनना चाहता था ताकि वह इस परीक्षण से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। अन्य लोग तब एक के बाद एक चले गए, लेकिन नकुल शॉ और कैरी अभी भी एक साथ चले गए। चिलिंग yin फ्रूट खाने के बाद कैरी आरोही क्षेत्र के पीक सेकंड स्काई के करीब आ रहा था और उसके सच्चे बल में बर्फ का तत्व था, जिसने उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। जैक विल्सन, रितिका और कृति जैसे अन्य लोगों में भी सुधार हुआ। परीक्षण का बिंदु किसी की क्षमता को बाहर निकालना और फिर किसी की खेती को बढ़ाने के लिए संसाधनों का उपयोग करना था। भाई नकुल, आप बाहर निकलने वाले पहले के खिताब के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कैरी ने अचानक पूछा। जब दूसरा परीक्षण शुरू हुआ था तो ये पहले ही उल्लेख किया गया था कि किसी को परीक्षण पूरा करने में जितना कम समय लगा उतना ही अधिक पुरस्कार मिलेगा। मैं इसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। तो भाई नकुल, आप नियमों में उल्लेख किया गया है कि परीक्षण में प्रदर्शन और साथ ही पारित किए गए परीक्षणों की संख्या परिणाम को प्रभावित करेगी। नकुल शॉ ने हल्के से मुस्कुराया। पारित किए गए परीक्षणों की संख्या के साथ साथ उनसे प्रदर्शन। कैरी की आंखें चमक उठी क्योंकि वह आखिरकार समझ गया। अध्याय 174, स्काई बाउंड्री आइलैंड। कोई फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में जितना अधिक समय तक रहा, उसने उतना ही बेहतर स्कोर किया। इसके अलावा किसी ने जितने परीक्षण पास किए, साथ ही परीक्षणों के दौरान उनके प्रदर्शन ने भी अंतिम परिणाम को प्रभावित किया, बदले में जिसने अंतिम पुरस्कार तय किया। आर्य और अन्य 2 शिष्यों के अलावा जिन्हें पहले परीक्षण में बाहर निकाल दिया गया था, शेष 7 को पहले परीक्षण को सफलतापूर्वक पास करने के लिए कम से कम 30 परीक्षण अंक मिले थे, और जिन शिष्यों ने इस बिंदु तक पहुंच गया था उन्होंने भी परीक्षणों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। बेशक उनके प्रदर्शन से प्राप्त अंक छिपाए गए थे। प्रत्येक भाग लेने वाले शिष्य के शरीर के अंदर एक फ्लोटिंग क्रैश टोकन लगा हुआ था, और यहाँ तक कि नकुल शॉ भी टोकन के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि जब उसने अपने दुश्मनों को मार डाला तो उसकी बाईं आंख टोकन के मामूली आंदोलन की एक झलक पकड़ने में सक्षम थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसके पास कितने अंक थे। इतने सारे चमगादड़ों को मारने के बाद उसका स्कोर बहुत कम नहीं होना चाहिए था। नकुल शॉ तब धीरे धीरे चारों ओर यात्रा करता रहा, उसके दिमाग के भीतर का नक्शा साफ और साफ होता गया। यद्यपि नक्शे में अभी भी कुछ शेष काले धब्बे थे, निकास का रास्ता पहले ही मिल चुका था। दूसरे परीक्षण की शुरुआत से ही 3 दिन हो चुके हैं। नकुल शॉ जानता था कि वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता था, भले ही गुफा में अभी भी कुछ खजाने थे। उसका भाग्य वैसे भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने चमगादड़ घोंसले के अंदर के अलावा कोई भी अच्छी चीज़ नहीं पाई थी। केवल जय और मयंक को एक भूमिगत मंजिल में प्रवेश करने के बाद कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं मिली थीं। 2 घंटे बाद आगे से प्रकाश की एक हल्की सी झलक दिखाई दी और उनके पैरों के नीचे की सामग्री धीरे धीरे नीले रंग में बदल गई। प्रकाश की हल्की सी झलक उज्ज्वल हो गई जब तक कि नकुल शॉ ने निकास नहीं देखा, एक बड़ा नीला द्वार जो चौड़ा खुला था। द्वार से गुजरने के बाद एक आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी, दूसरे परीक्षण को पास करने के लिए 50 अंक दिए जाते हैं। 5 दिन पूरे होने के बाद तीसरा परीक्षण खुलेगा। द्वार के भीतर एक नीली हॉल थी जिसमें स्काई मून माउंटेन पर ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत ऊर्जा थी। पहले से ही 3 लोग अंदर थे, मयंक, जैक विल्सन और जय।
तीनों जमीन पर पालथी मार कर बैठे थे। जो पौधे उन्हें पहले मिले थे उन्हें पचा रहे थे। जय ने तीनों में सबसे तेज सुधार किया था। उसकी आभा आरोही क्षेत्र के चौथे आकाश की ओर धकेल रही थी। मयंक भी आगे बढ़ रहा था। हालांकि कोई जितना आगे खेती करता था उतनी ही प्रगति करना कठिन होता था। उसके स्तर पर खेती में प्राप्त हर इंच के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी। इन सब के बावजूद मयंक अभी भी फिफ्थ स्काई के अंतिम चरणों तक पहुंच गया था और परीक्षण के बाद उसे छठे आकाश तक पहुंचने की कोशिश करने का भी मौका मिला। एक और आधा दिन बाद कृति और ऋतिका दोनों द्वार से हॉल में चले गए। नकुल शॉ के अनुसार जो लोग बाद में आए उन्हें कोई अतिरिक्त बोनस नहीं मिला। दूसरा परीक्षण, मयंक सबसे तेज था और इसलिए उसे एक अतिरिक्त 30 अंक मिले। जय और जैक विल्सन दोनों को एक अतिरिक्त 20 मिले। किसी को पता होना चाहिए कि पहले परीक्षण को पास करने के लिए अंक केवल 30 अंक थे। इन अंकों को प्राप्त करना आसान नहीं था और परीक्षण समाप्त होने के बाद उनके कई उपयोग थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और सभी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय के आखिरी बिट का उपयोग किया। नकुल शॉ, जय, ऋतिका और कैरी सभी ने अपनी खेती में बड़े सुधार किए। यह विशेष रूप से नकुल शॉ के लिए था जो दूसरे परीक्षण के समाप्त होने से पहले ही टूट गया था। इसके अलावा ऋतिका और कैरी दोनों भी एक सफलता के बिंदु पर थे। आखिरकार उनके सिर में एक आवाज सुनाई दी, फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल तीसरे चरण स्काई बाउंड्री आइलैंड में प्रवेश करेगा। यहाँ कई पुरस्कार हैं और कोई समय सीमा नहीं है। कोई जितना अधिक समय तक जीवित रहता है उतना ही बेहतर स्कोर करता है। ये परीक्षण का अंतिम चरण है। 10 दिन बीत जाने के बाद ट्रू स्पिरिट रियल में ब्लैक मेटल मॉन्स्टर्स आएंगे और आपको मारने की कोशिश करेंगे। कोई जितना अधिक समय तक उनकी खोज में जीवित रहता है उतनी ही अधिक खोज कठिन हो जाएगी। जैसे ही आवाज फीकी पड़ गई, हॉल के दूसरी तरफ एक शानदार नीला दरवाजा खुला। नकुल शॉ ने सहज रूप से अपनी बाईं आंख खोली। उसका भाव तुरंत अजीब हो गया। वह सरणियों के बारे में कुछ चीजें जानता था और बाईं आंख का उपयोग करके वह बता सकता था कि वह किस प्रकार की सरणी को देख रहा था। हम अंतिम चरण के लिए एक साथ नहीं हो सकते हैं, यह अब सब तुम पर निर्भर करता है, नकुल शॉ ने कैरी से कहा और बाद वाले ने कृतज्ञता से कहा, मैं केवल भाई नकुल के लिए धन्यवाद इस दूर तक पहुंच सका। मैं अंतिम चरण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि कैरी पहले ही आरोही क्षेत्र के तीसरे आकाश तक पहुंचने की आवश्यकताओं को प्राप्त कर चुका था। अगर वह इस चरण के दौरान टूट सकता था तो उसे एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। श्वा 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 7 शिष्य शानदार दरवाजे में प्रवेश करते ही एक के बाद एक गायब हो गए। स्काई बाउंड्री आइलैंड अंतिम चरण। कैरी का शरीर एक घाटी में उतरा और उसके चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध और भरा हुआ महसूस किया। यहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि किसी की खेती की गति स्काई मून माउंटेन की तुलना में 10 गुना तेज होगी। कैरी हक्का बक्का रह गया। उसके बाद उसने तब क्षेत्र का सर्वेक्षण किया लेकिन कोई भी दृष्टि में नहीं था। भाई नकुल बहुत रहस्यमय और स्मार्ट है। तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हर किसी को स्काई बाउंड्री आइलैंड में अलग अलग कोनों में भेजा गया था। कैरी ने एक गहरी सांस ली और नकुल शॉ की और भी अधिक प्रशंसा की। बाद वाले ने उनके प्रवेश करने से पहले ही कुछ देख लिया था। नकुल शॉ ने देखा कि शानदार दरवाजे के भीतर की सरणी एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी जो सबसे जटिल सरणियों में से एक थी। किसी को स्थानिक कानूनों के बारे में जानने और इसे स्थापित करने के लिए एक संबंधित सरणी आरेख की आवश्यकता थी। कैरी ने अपना सिर उठाया और पाया कि एक याओ जानवर की कभी कभार आकृति उड़ती रहेगी। याओ जानवर खेती कर सकते थे और उनमें प्राचीन रक्त रेखाओं का एक पतला निशान था। ऐसा कहा गया था कि ब्लैक मेटल मॉन्स्टर्स केवल 10 दिनों के बाद उनका पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पहले से ही बहुत खतरा था। यहाँ की ऊर्जा मेरे लिए सफलता पाने के लिए एकदम सही है। कैरी ने फैसला किया और एक छिपी हुई जगह खोजने गया। उसके लिए पहले तीसरे आकाश तक पहुंचना सबसे अच्छा था और यह जगह इसके लिए एकदम सही थी। दसियों और दसियों मील दूर एक बगीचे के सामने। मेरा भाग्य वास्तव में महान है, मुझे एक प्राचीन भूले हुए बगीचे में टेलीपोर्ट किया गया था। जय एक बगीचे के सामने खड़ा था और आसपास की मोटी ऊर्जा के साथ साथ पास के शक्तिशाली प्राणियों के आभामंडल को महसूस किया। प्राचीन भूले हुए बगीचे के भीतर ये आभामंडल उसके दिल को हिला दिया, भले ही यह सिर्फ एक झलक थी। इसका मतलब यह भी था कि बगीचा असली था और उसके अंदर कई खजाने थे। बेशक खजाने और खतरा एक साथ छिपे थे। जय जाहिर तौर पर इस बिंदु को जानता था और उसने एक गहरी सांस ली और बगीचे में कदम रखा। अगर मैं जल्दी नहीं जाता तो ये बगीचा दूसरों द्वारा पाया जाएगा। जय की आकृति गायब हो गई क्योंकि उसने अंदर कदम रखा। वह नहीं जानता था कि स्काई बाउंड्री आइलैंड बहुत बड़ा था और चारों ओर खजाने वाले कई स्थान थे। दूसरों के पास उससे लड़ने का समय नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ की तुलना में उसका भाग्य बेहद अच्छा था क्योंकि वह पहले ही एक प्राचीन बगीचे से मिला था। 7 शिष्यों को स्काई बाउंड्री आइलैंड के कोनों में भेजा गया था। कैरी का भाग्य औसत था और जय का बेहद अच्छा था। हालांकि कुछ खराब भाग्य वाले भी थे।
उदाहरण के लिए मयंक उसे ग्रीन स्पॉटेड हाइना के एक समूह के ठीक बगल में टेलीपोर्ट किया गया था जो सभी आरोही क्षेत्र के दूसरे आकाश या उससे अधिक में थे। एक कठिन लड़ाई के बाद मयंक भागने में सक्षम था। मुझे उस ग्रीन हाइना किंग द्वारा लगभग रोक दिया गया था और अगर मुझे घेर लिया गया तो। मयंक ने राहत की सांस ली। ग्रीन हाइना किंग की खेती आरोही क्षेत्र के 7 स्काई तक लगभग पहुंच गई थी, यहाँ तक कि चमगादड़ सम्राट से भी मजबूत। थोड़ी देर तक भागने के बाद मयंक की आकृति अचानक रुक गई क्योंकि उसने जंगल के बीच में 100 फीट लंबी एक मीनार को देखा। ये लंबी मीनार निश्चित रूप से सरल नहीं है, लेकिन मयंक आधा खुशी से और आधा दुख से भरा हुआ था क्योंकि मीनार जंगल के बीच में थी जहां से जानवर चिल्लाते थे और अंदर के कुछ आभामंडल उसे धमकाते थे। वह जय जितना भाग्यशाली नहीं था जो एक प्राचीन भूले हुए बगीचे के ठीक बगल में दिखाई दिया था। उसी समय स्काई बाउंड्री आइलैंड में शिष्यों ने सभी ने कुछ अच्छा या बुरा मिला था। कुछ 1000 मीटर ऊंचे एक पहाड़ के ऊपर एक युवक खड़ा था। इस युवक के नीले बाल थे और केवल एक आंख थी जिसने एक दुष्ट भावना दी। मैं आखिरकार यहाँ आ गया। अंतिम चरण का क्षेत्र वास्तव में विशाल है। मैं अपनी बाईं आंख से भी अंत नहीं देख सकता, जिसका मतलब है कि इस जगह का त्रिज्या कम से कम 400-500 मील लंबा है। नकुल शॉ ने खुद से बुदबुदाया। उसे संदेह था कि यह स्काई मून माउंटेन और न ही क्लाउड कंट्री में था। ये पहेली उसके द्वारा इस समय हल नहीं की जा सकती थी। कबीले के एल्डर्स भी शायद एक सही और निश्चित जवाब नहीं दे सकते थे। आखिरकार फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस प्राचीन काल से आया था और उस युग में ओरिजिन कोर और वॉइड गॉड रियल में कई लोग थे जिनके पास आयामों से गुजरने और खून की एक बूंद से पुनर्जन्म लेने की क्षमता थी। सच्चे देवताओं के समान। बेशक कुछ भी इस जगह में उस स्तर को नहीं छुआ था सिवाय 4 महान विरासत के, जिनमें से स्कारलेट मून इनहेरिटेंस उनमें से एक था। नकुल शॉ को स्काई बाउंड्री आइलैंड में प्रवेश किए कई घंटे हो गए थे और जिस दूसरे उसने प्रवेश किया था उसने अपनी बाईं आंख खोली थी ताकि खजाने के साथ कुछ जगहों को ढूंढ सके। इस तरह उसके पास ये चुनने का विकल्प था कि किस जगह जाना है। इसलिए नकुल शॉ ने एक बेहतर और आगे के दृश्य के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में बहुत ऊर्जा खर्च की। शिखर पर खड़े होकर नकुल शॉ अपनी बाईं आंख से बहुत बहुत दूर तक देख सकता था क्योंकि उसके रास्ते में कुछ भी नहीं था, जिसमें 100 मील दूर की छोटी छोटी चीजें भी शामिल थीं। सीधे उत्तर दिशा में जंगल के बीच में एक लंबी मीनार थी। उसने अनुमान लगाया कि वहां महान पुरस्कार होंगे, लेकिन कई याव जानवर वहां छिपे हुए थे, जिसमें आरोही क्षेत्र के 7वें स्काई में और यहां तक कि ट्रू स्पिरिट रियल में भी शामिल थे। उत्तर पश्चिम दिशा में एक रहस्यमय बगीचा था जो पानी से घिरा हुआ था। वह पक्ष शायद एक प्राचीन भूला हुआ बगीचा है। नकुल शॉ का दिल थोड़ा तेज हो गया। दृश्य और आभामंडल से बगीचे में कोई भी अंदर के खजाने की कल्पना कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से बगीचा एक झील के बीच में था और वहां कई जानवर थे, जिसने इसे लंबी मीनार की तुलना में और भी खतरनाक बना दिया। इसके अलावा बगीचे की यात्रा में बहुत समय लगेगा, इस तथ्य को छोड़कर कि रास्ते में भी खतरा होगा। नकुल शॉ ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी बाईं आंख से एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसने चारों ओर स्कैन किया। अध्याय 175 नकुल शॉ की योजना। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस का प्रवेश द्वार। 4 एल्डर और कबीले के मास्टर शांति से पालथी मारकर बैठे थे। पलक झपकते ही 8 दिन बीत गए थे और परीक्षण का पहला और दूसरा चरण समाप्त हो गया था। इस दिन पहले एल्डर ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे कहा, पिछले अनुभव के अनुसार बहुत से लोग 5वें और 6ठे दिन के दौरान बाहर हो जाते हैं। 5वें और 6ठे दिन परीक्षण के मध्य चरण थे और बहुत से लोग बाहर हो जाते थे या मर भी जाते थे। लेकिन इस बार 8 दिन बीत गए थे और कोई भी बाहर नहीं निकला था। ये वास्तव में अजीब है। ये देखकर कि पहला चरण कितना कठिन था, दूसरा और तीसरा चरण पिछले परीक्षणों की तुलना में बहुत कठिन और अधिक खतरनाक होना चाहिए। दादी चंद्रावती थोड़ी चिंतित लग रही थीं। उनकी शिष्याकृति उन कमजोर लोगों में से थी जिन्होंने भाग लिया था। केवल 2 संभावनाएं हैं, शुद्ध सफ़ेद पोशाक में रमन ने अचानक कहा। क्या संभावनाएं? अन्य सभी ने ब्रोकन मून क्ले के सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली एल्डर की ओर देखा। बाद वाले ने पिछले कुछ दशकों में फ्लोटिंग क्रेस्ट ट्रायल में सर्वश्रेष्ठ को हासिल किया था। उसका रिकॉर्ड तब से नहीं टूटा था, इसलिए उसके शब्दों का बहुत महत्व था। पहली संभावना यह है कि एक बेहद उच्च मृत्यु दर है। कभी कभी परीक्षण स्वयं अंदर की कुछ चीज़ों को नियंत्रित भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमने अभी तक कोई शिष्य बाहर नहीं देखा है, रमन ने धीमी आवाज में कहा। अन्य लोगों के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए क्योंकि वे कुछ हद तक चिंतित हो गए। हाँ, इस परीक्षण की कठिनाई कठिन थी। ये पहले चरण से देखा जा सकता था जब ट्रू स्पिरिट रियल में एक ब्लैक मेटल मॉन्स्टर ने उनका पीछा किया था। दूसरी संभावना यह है कि एक बहुत ही उच्च पासिंग दर थी और इसलिए कोई भी मरा नहीं है और न ही बाहर निकाला गया है। रमन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी क्योंकि उसने दूसरी संभावना बताई। यहाँ मौजूद लोग सभी जानते थे कि दूसरी संभावना की संभावना कम थी। कोई मरा नहीं या बाहर नहीं निकाला गया, इसका मतलब था कि 100% पास दर थी। क्या ये संभव था? ऐसा कुछ पहले लगभग कभी नहीं हुआ था।
उम्मीद है कि ये दूसरी संभावना है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये ब्रोकन मून क्ले का उदय होगा। कबीले के मास्टर ने भारी आह भरी। ट्रू स्पिरिट रियल में पांचों ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि एक तितली से मामूली कंपन एक अराजक बवंडर को प्रज्वलित कर सकता है, खासकर जब ये सिर्फ एक छोटा परीक्षण था। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल, स्काई बाउंड्री आइलैंड। पहाड़ की चोटी पर खड़े युवक के नीले बाल लहराए। उसकी नीली आंख चारों ओर घूम गई, जैसे कि उसमें दुनिया के माध्यम से देखने की शक्ति थी। 1 घंटा बीत गया था और नकुल शॉ ने 100 मील के दायरे में स्थितियों का विश्लेषण किया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके दिमाग में एक नक्शा दिखाई दिया। मानसिक नक्शे में न केवल नदियां, पहाड़ और जंगल थे, बल्कि इसमें कुछ टैग भी थे। ये टैग उन जगहों पर लगे थे जहां खजाना या खतरा हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक टैग में कहा गया था कि वहां एक 3 हेडेड स्कॉचिंग लान था, जो ट्रू स्पिरिट रियल में एक याओकिंग था। जय का किस तरह का बकवास भाग्य है। उसे शायद सीधे अंदर या बगीचे के प्रवेश द्वार पर भेजा गया था। नकुल शॉ के होंठ थे, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भाग्य भी एक प्रकार की ताकत थी। पौराणिक शख्सियतों का हमेशा अच्छा भाग्य होता था। उदाहरण के लिए, स्कारलेट मून पैट्रियार्क एक बार स्कारलेट मून इनहेरिटेंस मैदान में प्रवेश कर गया था। जय के अलावा नकुल शॉ ने मयंक की आकृति को भी देखा। बाद वाला खतरनाक जंगल के भीतर लंबी मीनार का लक्ष्य रख रहा था। जंगल याओ बीस्ट किंग्स सहित ट्रू स्पिरिट रियल में जानवरों से भरा था और नकुल शॉ उसके लिए पसीना बहाने में मदद नहीं कर सका। सौभाग्य से मयंक का भाग्य बहुत खराब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने याओ बीस्ट किंग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। 2 अच्छी जगहें जय और मयंक ने ले ली थीं। वह प्राचीन भूला हुआ बगीचा शायद 100 मील के दायरे में सबसे अच्छी जगह थी और लंबी मीनार दूसरे स्थान पर थी। नकुल शॉ को इसके लिए जय से लड़ने की भी इच्छा हुई, लेकिन इस पर ध्यान से सोचने के बाद उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले, जय मजबूत था और पहले प्रवेश करने का फायदा था। नकुल शॉ को कई खतरनाक जगहों से यात्रा करनी पड़ी, जो लंबी मीनार के जंगल से भी अधिक घातक थे। दूसरे, नकुल शॉ ने सोचा कि उसे उदार होना चाहिए और अपनी जगहें ऊंची और आगे सेट करनी चाहिए। यहां तक सोचते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि एक चरम विचार सामने आया। तीसरे चरण में 10 दिनों की सुरक्षा है। मैं पहले कोई खजाना नहीं ढूंढूंगा, इसलिए इसके बजाय मुझे स्काई बाउंड्री आइलैंड का स्काउट करना चाहिए। नकुल शॉ ने इस पर सोचा। अन्य शिष्य इस समय का उपयोग विरासत और खजाने प्राप्त करने के लिए करेंगे। इसके अलावा शिष्यों को 10 दिनों के बाद ट्रू स्पिरिट रियल्म के ब्लैक मेटल मॉन्स्टर्स के पीछा का सामना करना पड़ेगा। किसी को जाहिर तौर पर पता था कि यह पहले चरण जितना सरल नहीं होगा। नकुल शॉ का दिमाग दूसरों से अलग तरह से काम करता था। हालांकि उसे बहुत सी जगहें मिली थीं जहां खजाने थे, वह तुरंत उन पर नहीं गया। मैं स्काई बाउंड्री आइलैंड का एक नक्शा बनाऊंगा जिसमें खजाने के साथ जगहें स्थित होंगी। नकुल शॉ की आंखों में पागलपन का एक रूप दिखाई दिया। उसे ये सब नियंत्रित करने के लिए अपनी बाईं आंख की पूरी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। टेंग, नकुल शॉ एक धुंध में बदल गया, क्योंकि वह पहाड़ से नीचे गया। आधे दिन बाद नकुल शॉ ने दूर के क्षेत्रों का स्काउट किया था। वह देखना चाहता था कि यह स्काई बाउंड्री आइलैंड वास्तव में कितना बड़ा था। रास्ते में नकुल शॉ की बाईं आंख ने पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और हमेशा वहां छिपे खतरों को ढूंढता रहेगा। अधिकांश समय वह चारों ओर जाने का फैसला करेगा, लेकिन अन्य समय में वह समय बचाने के लिए सीधे टूट जाएगा। यह भाग्यशाली था कि उसने मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला सीखा था, क्योंकि यह कमजोर जानवर झुंडों को बिखेर सकता था। लगभग हर 100 मील में नकुल शॉ एक ऊंची जगह ढूंढेगा और नीचे के परिदृश्य को याद रखेगा। यद्यपि नकुल शॉ के पास उसकी बाईं आंख थी, वह खतरे से भी मिला। अद्वितीय याव जानवर थे जिनकी खासियत चुपके या क्षेत्र थे जो खतरनाक थे। उदाहरण के लिए, नकुल शॉ घास के एक पैच पर चल रहा था, लेकिन लापरवाही के कारण कुछ वाइन्स द्वारा घात लगाया गया था। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज थी और वह अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग करके भागने में सक्षम था। उस घटना के बाद से नकुल शॉ बेहद सावधान था। एक और भी अधिक भयानक समय था। नकुल शॉ एक बार एक पहाड़ी पर खड़ा था और केवल अपनी बाईं आंख से पहाड़ी को स्कैन करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक पत्थर राक्षस सो रहा था। पत्थर राक्षस एक जहाज जितना बड़ा था और पहले चरण से ब्लैक मेटल मॉन्स्टर की तुलना में 10 गुना से अधिक बड़ा था। नकुल शॉ की रक्तरेखा शक्ति हिल गई, क्योंकि उसने नीचे के पत्थर राक्षस के आभा को महसूस किया। उसे यकीन था कि पत्थर राक्षस एक हिट से ट्रू स्पिरिट रियल में उन लोगों को तुरंत मार सकता था यदि वह जाग रहा था। ये केवल छिपे हुए खतरों का एक हिस्सा था। नकुल शॉ ने अजीब सामान के विभिन्न प्रकार पाए, क्योंकि वह आगे बढ़ा। प्राचीन युग कैसा था कि ऐसे भयानक अस्तित्व हों। याव जानवर, पहाड़ियाँ, पौधे, सब कुछ और हो सकता है। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। 1 दिन और 1.5 का उपयोग करके नकुल शॉ स्काई बाउंड्री आइलैंड के अंत तक आया। स्काई बाउंड्री आइलैंड के अंत में एक असीमित, विशाल महासागर था।
नकुल शॉ ने मोटे तौर पर पानी को स्कैन किया और पाया कि महासागर में जानवरों की संख्या द्वीप में जानवरों की तुलना में 10 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना अधिक थी। इसके अलावा ये जानवर और भी मजबूत थे। अगर वह महासागर में गया तो उसकी बाईं आंख भी उसके अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकती थी। नकुल शॉ ने गणना की कि स्काई बाउंड्री आइलैंड के शुरुआती बिंदु से अंत तक वह लगभग 200-300 मील चला था। जिस तरह से वह आया था उसी तरह से लौटते हुए नकुल शॉ की गति बहुत तेज थी क्योंकि वह मार्ग से परिचित था। पहाड़ की चोटी पर वापस आने के बाद नकुल शॉ तब अन्य 3 दिशाओं में आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद नकुल शॉ शुरुआती बिंदु पर लौट आया, थक गया। कुल 4-5 दिनों का उपयोग करके नकुल शॉ ने पूरे स्काई बाउंड्री आइलैंड का स्काउट किया था। अब वह द्वीप के परिदृश्य को उतनी ही परिचितता से जानता था जितना कि वह अपनी हथेली को जानता था। वह जानता था कि किन जगहों पर खतरा था, किन जगहों पर खजाना था, यहाँ तक कि किन जगहों पर याव जानवर थे। कुल 139 जगहें हैं जहाँ खजाना हो सकता है। उनमें से 4-5 जगहें हैं जहाँ बगीचे के बराबर खजाना है, लेकिन वे सभी बेहद खतरनाक हैं। नकुल शॉ ने बुदबुदाया। जाहिर तौर पर खतरा हर जगह था। कुल 200 या इतनी जगहें थीं जहाँ से नकुल शॉ वापस नहीं आ पाएगा। लगभग 40-50 अस्तित्व थे जो उसे तुरंत मार सकते थे और यह अब तक पाई गई संख्या ही थी। कुल 5 दिनों में नकुल शॉ ने खजाने के साथ कई जगहें पाई थीं लेकिन अंदर नहीं जाने का पछतावा नहीं था। ट्रू स्पिरिट रियल्म के राक्षस मेरे पीछे आने तक अभी भी 5 दिन हैं। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। अब से उसके द्वारा उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण था। टेन नकुल शॉ की आकृति हवा में उछल गई और वह लंबी मीनार के जंगल के बाहरी किनारों की ओर गया। लंबी मीनार का जंगल वह जगह थी जहां मयंक था और नकुल शॉ के अनुसार बाद वाले ने भाग्य से रहस्यमय मीनार में प्रवेश किया था, या शायद उसके पास एक छिपा हुआ कार्ड था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। नकुल शॉ का उद्देश्य जाहिर तौर पर लंबी मीनार नहीं था। लंबी मीनार के जंगल के पास एक नदी थी जो लगभग आधे स्काई बाउंड्री आइलैंड से होकर गुजरी। नदी का पानी ठंडा था और इसके पास किसी भी जानवर की कोई उपस्थिति या आभा नहीं थी। कुल मिलाकर यह नदी बहुत अजीब थी। नकुल शॉ ने एक बार एक अजीब दृश्य देखा था। नीली नदी एक ड्रैगन की तरह चलती थी और एक सांप की तरह फिसलती थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि पास में जानवरों का कोई निशान नहीं था, नकुल शॉ ने इस जगह का स्काउट करने का फैसला किया। मैं इस जगह का नाम ड्रैगन स्नैक आइस रिवर रखूंगा। नकुल शॉ ने इसका नाम इस बात से रखा कि यह कैसे चलता हुआ लगता था। वह ड्रैगन स्नैक आइस रिवर के बगल में चला और अपनी बाईं आंख खोली। नदी के करीब आने के बाद उसने एक भयानक ठंड महसूस की और नदी जितनी गहरी हुई उतनी ही ठंडी भावना मजबूत हुई। रास्ते में कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन नकुल शॉ की सहजता ने उसे बताया कि यह ड्रैगन स्नैक आइस रिवर सरल नहीं था और इसका एक रहस्यमय इतिहास होना चाहिए। ड्रैगन और स्नैक के मुंह पर नदी के अंत तक चलने के बाद एक झरने के नीचे एक ठंडा तालाब था। ठंडा तालाब बड़ा नहीं था, लगभग 10 गज चौड़ा था, लेकिन इसने एक ठंडक दी जिसने किसी की आत्मा को कांपने लगा। लगता है कि यह यहाँ है। नकुल शॉ तालाब के सामने खड़ा था। अचानक एक अजीब ठंडा एहसास उसके पैरों के माध्यम से प्रवेश किया और उसके पूरे शरीर में फैल गया। विंग, उसकी बाईं आंख में नीली रोशनी चारों ओर घूम गई और उसके भीतर एक हल्का नीला रंगा हुआ खून उबल गया जिससे ठंडक दूर हो गई। अध्याय 176 रहस्यमयी क्रिस्टल आंसू। नकुल शॉ का भाव गंभीर हो गया। तालाब में किस तरह की शक्ति थी कि उसकी बाईं आंख और रक्तरेखा की शक्ति ने स्वचालित रूप से अपने रक्षात्मक उपायों को ट्रिगर कर दिया। उसे यकीन था कि आरोही क्षेत्र के 5वें या 6ठे आकाश में भी अस्तित्व इस ठंड से पहले असहज महसूस करेंगे। ये मूल होना चाहिए। नकुल शॉ को लगा कि ड्रैगन स्नैक आइस रिवर का रहस्य यहाँ था क्योंकि उसने अपनी बाईं आंख से अन्य क्षेत्रों को स्कैन किया था और कोई परिणाम नहीं मिला था। नकुल शॉ की बाईं आंख केवल ठंडे तालाब के 3 गज के माध्यम से देख सकती थी। अगर यह एक सामान्य नदी होती तो वह इसमें 10 गज तक देख सकता था, लेकिन इस क्षेत्र में पानी बेहद अनोखा और अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। दूसरे शब्दों में, वह अपनी बाईं आंख से नदी की तह तक नहीं देख सकता था। क्या ड्रैगन स्नैक आइस रिवर का रहस्य खोजने लायक है? मुझे देखने के लिए तालाब में प्रवेश करना होगा। नकुल शॉ के विचार बदल गए। अगर यहाँ कोई और शिष्य होता तो उन्होंने कोशिश नहीं की होती क्योंकि ठंडे तालाब के भीतर की ठंडक आरोही क्षेत्र में भी प्राणियों को बर्फ के ब्लॉकों में जमा देगी। मेरी सिल्वर वॉल तकनीक उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है और ठंड के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध है। इसके अलावा मेरी रक्तरेखा की शक्ति भी ठंड का विरोध करती है। नकुल शॉ ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसने जुआ खेलने का फैसला किया। सहजता ने उसे बताया कि यह ड्रैगन स्नैक आइस रिवर बहुत रहस्यमय था और उसकी बाईं आंख अंदर की प्राचीन आभा से आकर्षित हुई थी। इसके अलावा उसके पास कई फायदे थे जिसने उसे बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम होने का एक उच्च मौका दिया। प्लॉप। नकुल शॉ की आकृति एक मछली की तरह थी क्योंकि वह तालाब में कूद गया था। अगले ही पल एक हड्डी ठंडा करने वाली ठंडक ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया।
अगर यह उसके समान खेती वाला कोई और होता तो वे तुरंत सुन्न हो जाते और जल्दी मर जाते अगर वे सतह पर वापस नहीं आते। हालांकि नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल तकनीक में प्रशिक्षित किया था जिसने उसके शरीर को मजबूत किया था। एक पल में उसने अपने सच्चे बल को अपने शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक चांदी की परत बनाने के लिए संचालित किया था। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख पूरी तरह से खोली और गहरा डूब गया। 1 गज, 2 गज, 3 गज। नकुल शॉ 3 गज पर और खड़े नहीं हो सके, लेकिन सौभाग्य से उसके शरीर के भीतर का नीला खून उबलना शुरू हो गया और एक गर्म भावना उसके शरीर को घेर गई। रक्तरेखा की शक्ति में सिल्वर वॉल तकनीक की तुलना में भी मजबूत प्रतिरोध था। 4 गज, 5 गज, 6 गज। वह जितना गहरा गया उतनी ही ठंडक भयानक हो गई। ठंडक के भीतर एक शक्ति भी थी जिसने उसकी आत्मा और चेतना को मिटाने की धमकी दी, लेकिन सौभाग्य से उसकी बाईं आंख के भीतर की रोशनी जल्दी से घूम गई और आत्मा के हमले का विरोध किया। यहाँ तक कि मयंक जैसा मजबूत व्यक्ति भी 3 गज पर रुक जाएगा, लेकिन नकुल शॉ पहले ही 6 गज तक पहुंच गया था, जो लगभग उसकी सीमा थी। उसने अपने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता रहा। 6 गज, 7 गज, 8 गज। बस नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका शरीर जम गया और लगभग सतह पर वापस आने में असमर्थ हो गया। उठो, नकुल शॉ ने अपने दिल में चिल्लाया क्योंकि उसकी रक्तरेखा की शक्ति और सच्चा बल जलना शुरू हो गया। हुला, नकुल शॉ एक मछली की तरह चलने लगा और ऊपर की ओर तैर गया। इतना करीब, नकुल शॉ ने राहत की सांस ली। जाहिर है कि ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। नकुल शॉ के ऊपर तैरने से पहले उसने एक रहस्यमय पारदर्शी नीले आंसू के आकार का क्रिस्टल देखा जो एक तरबूज के आकार का था। इस नीले क्रिस्टल का क्या इतिहास है? नकुल शॉ ने सिर्फ इसे देखकर ठंड महसूस की। सौभाग्य से यह उसकी बाईं आंख से था। अगर यह एक सामान्य आंख होती तो ठंडक ने उसके शरीर को तुरंत जमा दिया होता। सहजता ने नकुल शॉ को बताया कि यह वस्तु कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह छू सकता था और न ही उसके पास हो सकता था। ये चीज़ साधारण आध्यात्मिक ग्रेड हथियारों की तुलना में भी अधिक परेशानी वाली थी। हालांकि नकुल शॉ ने इसे आगे निरीक्षण किए बिना जाने देना नहीं चाहा। दूसरी बार उसने पहले एक स्कारलेट ब्लड फ्रूट खाया क्योंकि इसमें शुद्ध यांग ऊर्जा थी। इसे निगलने के बाद नकुल शॉ को लगा जैसे उसके दिल में आग जल रही थी, जिसने एक ही समय में उसकी रक्तरेखा की शक्ति और सच्चे बल को भी प्रज्वलित किया। उसने ठंडे तालाब के भीतर ठंड से लड़ने की कीमत के रूप में एक स्कारलेट ब्लड फ्रूट का इस्तेमाल किया था। प्लॉप, एक बार फिर प्रवेश करते हुए नकुल शॉ आसानी से 8 गज तक पहुंचने में सक्षम था। स्कारलेट ब्लड फ्रूट के कारण उसका पूरा शरीर जल रहा था। 8 गज पर पारदर्शी नीले क्रिस्टल तक केवल 3 गज बचे थे। नीला क्रिस्टल एक बर्फ कमल की तरह था, सुंदर और आंख पकड़ने वाला, लेकिन जब देखा गया तो इसने अपने दर्शक को एक ठंडा एहसास दिया। नकुल शॉ केवल अपनी बाईं आंख का उपयोग इसे निरीक्षण और प्रशंसा करने के लिए कर सकता था। 8 गज, 9 गज। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती है। वह लगभग 10 गज पर था, नीले क्रिस्टल से सिर्फ 1 गज और थोड़ा दूर। इस क्षण में नकुल शॉ जम जाएगा अगर उसने एक और कदम उठाया। इतनी करीब दूरी के तहत इसका निरीक्षण करते हुए नकुल शॉ ने पाया कि क्रिस्टल बिल्कुल एक ठोस नहीं था क्योंकि इसकी सतह थोड़ी लहरदार थी, जैसे कि एक आंसू। इतना दुर्भाग्यपूर्ण, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? नकुल शॉ जानता था कि जब तक वह मरना नहीं चाहता, कोई मौका नहीं था। हुला, उसकी आकृति ऊपर तैर गई और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक योजना बनी। उसने एक पतली चांदी की रेशम की तार निकाली। ये चांदी की तार बेहद पतली थी, जिसे ठंडी धातु से गढ़ा गया था जिसने इसे बर्फ के गुण दिए थे, और यह एक आधा नश्वर ग्रेड हथियार सामग्री थी। नकुल शॉ ने अपना राक्षस धनुष निकाला और फिर तार के एक तरफ को धनुष के चारों ओर लपेटा जबकि दूसरी तरफ को एक गहरे नीले तीर पर लपेटा। इस तरह बाहर निकला हुआ तीर वापस लिया जा सकता था। हे, मैं इसे आजमाऊंगा। नकुल शॉ हल्के से हंसा। चूंकि नीला क्रिस्टल आंसू बिल्कुल एक ठोस नहीं था, यह उसका एकमात्र विकल्प था। उसने तब अपने सच्चे बल को संचालित किया और अपने तीर को नीले क्रिस्टल आंसू की ओर दागा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, नकुल शॉ ने तब तक पीछे हटने से रोक दिया जब तक कि उसे तीर के अपने निशान को मारने का एहसास नहीं हुआ। श्वा, गहरे नीले तीर में उसकी रक्तरेखा और सच्चे बल की शक्ति थी, और ध्वनि की आधी गति के साथ नीले क्रिस्टल आंसू की ओर गोली मारी। हालांकि तीर ने धीरे धीरे गति खो दी और आखिरकार एक बर्फ तीर में बदल गया, इससे पहले कि वह मुश्किल से नीले क्रिस्टल के चारों ओर लहरों को छूने में कामयाब रहा। ये लहरें वास्तव में नीले क्रिस्टल आंसू का भी हिस्सा थीं। बोईवू टिल्डर 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 टिल्डर। ठंडे तालाब के तल से एक अजीब शोर सुनाई दिया, एक आवाज़ जो सीधे उसकी आत्मा के माध्यम से चली गई। नकुल शॉ ने हिचकी ली और जल्दी से ऊपर तैर गया क्योंकि उसे जीवन धमकी देने वाले खतरे का एहसास हुआ। उसी समय एक भयानक ठंडक राक्षस धनुष से निकली। अच्छा नहीं, नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया और तुरंत राक्षस धनुष को हवा में फेंक दिया। चेंग, उसका शरीर हवा में कई गज उछल गया और हवा पर दौड़ना शुरू कर दिया।
जब वह कुछ 100 गज दूर था तभी वह जमीन पर वापस उतर गया। लेकिन नकुल शॉ ठंडे तालाब से कई 100 गज दूर होने के बावजूद भी वह अभी भी भयानक ठंड महसूस कर सकता था। पास के जंगल में एक लंबी मीनार के अंदर ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? मयंक मीनार की 9वीं मंजिल पर था लेकिन फिर भी एक ठंडा इरादा महसूस किया। वह केवल एक नहीं था जो प्रभावित हुआ था, जय और अन्य शिष्यों ने सभी ने इस ठंड को महसूस किया। ड्रैगन स्नैक आइस रिवर को कोर के रूप में एक ठंड स्काई बाउंड्री आइलैंड में फैल गई जिससे तापमान नाटकीय रूप से गिर गया। कुछ ही सांसों में स्काई बाउंड्री आइलैंड का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया था और अगले 10 सांसों के लिए गिरता रहा। जिस दर से तापमान गिर रहा था पूरा स्काई बाउंड्री आइलैंड बर्फ का एक द्वीप बन सकता है। ठंडे तालाब के सामने फक्का नकुल शॉ को लगा जैसे उसके अंग बर्फ में बदल गए हों। वह व्यक्ति था जिसने ये किया था और वह तालाब के सबसे करीब भी था, जिसका मतलब था कि उसके सामने आने वाली ठंड सबसे मजबूत थी। लेकिन सौभाग्य से ठंडा इरादा केवल एक पल के लिए फट गया, इससे पहले कि वह शांत हो गया। नकुल शॉ की निगाहें कभी भी ठंडे तालाब से दूर नहीं हुईं और उसका राक्षस धनुष अभी भी एक चांदी की रेशम की तार ले जा रहा था जो अब नीली हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ का तीर टुकड़ों में टूट गया था और अब एक नीली लहर से बदल दिया गया था। यह नीली लहर ठंडे तालाब से नीले क्रिस्टल आंसू का एक हिस्सा थी। नीली लहर की शक्ति तार के माध्यम से राक्षस धनुष तक फैल गई, जो टुकड़ों में नहीं टूटी क्योंकि इसमें पहले से ही बर्फ के गुण थे। कई सांसों के बाद नीली लहर राक्षस धनुष में गायब हो गई और उस पर एक अजीब प्रतीक बनाया। प्रतीक एक बर्फ कमल की तरह था जो खिल गया था। हुला, चांदी की तार टुकड़ों में टूट गई। नकुल शॉ डर से कूद गया लेकिन पाया कि राक्षस धनुष क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यह एक मध्यम ग्रेड नश्वर हथियार था आखिरकार, और जब इसके तीरों के साथ उपयोग किया जाता था तो एक उच्च ग्रेड हथियार के बराबर था। राक्षस धनुष जमीन पर पड़ा था बिना हिले डुले। ठंडक को दूर होते हुए महसूस करने के बाद नकुल शॉ चुपचाप राक्षस धनुष की ओर चला गया। इसे अपने हाथ से ध्यान से छूते हुए उसने धनुष से निकलने वाला एक हड्डी ठंडा करने वाला इरादा महसूस किया, लेकिन ये केवल धनुष के चारों ओर घूमता रहा और उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। कम से कम धनुष टूटा नहीं है। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस ली क्योंकि उसने ध्यान से राक्षस धनुष का निरीक्षण किया और पाया कि धनुष के अलावा किसी तरह नीले क्रिस्टल आंसू की शक्ति से बदल गया था, कुछ भी नहीं बदला था। नीले क्रिस्टल आंसू की शक्ति भयानक थी क्योंकि इसकी सिर्फ एक बिट की शक्ति ने स्काई बाउंड्री आइलैंड के तापमान को 10 डिग्री से नीचे कर दिया था। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला लेकिन उसका भाव अचानक बदल गया। उसके तरकश के अंदर के सभी तीर हल्के नीले हो गए थे, जैसे कि जब वह ठंडे तालाब में प्रवेश कर गया था तो वे ठंड से बदल गए थे। सौ बेंग टिल्ड। नकुल शॉ ने अपने राक्षस धनुष को वापस खींचा और एक बड़े पेड़ पर एक तीर दागा। पेंग। तीर पेड़ में घुस गया लेकिन नहीं गया। स्काई बाउंड्री आइलैंड का हर फूल और पेड़ सरल नहीं था, और अगर यह बाहरी दुनिया का एक पेड़ होता तो यह निश्चित रूप से एक खुला छेद छोड़ देगा। शक्ति में कोई बदलाव नहीं लगता है। नकुल शॉ थोड़ा निराश था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सहजता गलत थी? तीर की ताकत में वृद्धि नहीं हुई थी, इसके विपरीत यह अपने लक्ष्य को मारने के बाद टुकड़ों में बिखर गया, जिसका मतलब था कि सामग्री बहुत अधिक बर्फ के गुण लेने के कारण बदल गई थी। हालांकि अगले ही पल बर्फ की एक परत जो मोटी और मोटी हो गई थी उस पेड़ पर बनी थी जिसे गोली मार दी गई थी। 1 से 2 सांस के समय में 10 मीटर ऊंचा पेड़ बर्फ में ढक गया था और एक बर्फ की मूर्ति की तरह था, सूरज की रोशनी में लुभावनी। बर्फ में सील। नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली, हक्का बक्का रह गया। अध्याय 177 रहस्यमय गांव। नकुल शॉ ने ठंडी सांस ली, उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्टेमिस बो इस तरह से बदल जाएगी। उसकी शक्ति नहीं बढ़ी थी, लेकिन असली बदलाव इसमें तत्वों के गुण समाहित होना था। आर्टेमिस बो पर एक बर्फ के कमल का प्रतीक दिखाई दिया, जबकि तरकश के तीर हल्के नीले रंग के हो गए। क्रिस्टल की कुछ शक्ति तार के माध्यम से धनुष में चली गई थी और तीर भी क्रिस्टल की तरंगों के करीब होने के कारण थोड़ी ऊर्जा अवशोषित कर चुके थे। लेकिन अभी अभी चले तीर से यह पता चल गया था कि यह एक एकल उपयोग वाली वस्तु थी। नकुल शॉ ने कुछ देर गहराई से सोचा, फिर उसने जमीन से एक डंडा उठाया और उसे आर्टेमिस बो से बाहर निकाला। डंडा सीधे अपने लक्ष्य पर लगा, लेकिन इंच इंच करके बिखर गया, जिससे लक्ष्य पर बर्फ की एक परत जम गई। हालांकि वह पूरी तरह से बर्फ में नहीं जमा। ऐसा लगता है कि केवल बदले हुए तीर ही बर्फ की शक्ति का सबसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। नकुल शॉ ने मन ही मन सोचा। इसका मतलब था कि बचे हुए दर्जनों तीर कीमती वस्तुएं थे क्योंकि वे लक्ष्य को बर्फ में जमा सकते थे, और अभी अभी प्रदर्शित शक्ति से आरोहित क्षेत्र के चौथे आकाश के नीचे का कोई भी व्यक्ति अगर इस तीर से टकराता तो पूरी तरह से जम जाता। चौथे और पांचवें आकाश वाले कम समय में बच नहीं पाते, लेकिन अगर वे कोई कीमत चुकाने को तैयार होते तो उनके बचने की पूरी संभावना थी। हालांकि आरोहित क्षेत्र के छठे आकाश वाले व्यक्ति बर्फ में नहीं जमते, लेकिन उनकी गति पर असर पड़ता। इसका असर बहुत जबरदस्त था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि ये नीले तीर केवल एक बार इस्तेमाल किए जा सकते थे।
नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि अगर इन तीरों को बाहर की दुनिया में ले जाया जाए तो तापमान में बदलाव के कारण वे टूट जाएंगे। सी जमे हुए तालाब से निकलने वाली ठंडक लगातार जारी थी। नकुल शॉ पास में खड़ा था और उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी रक्तरेखा शक्ति की एक सीमा थी और उसके स्कारलेट ब्लड फ्रूट का असर भी खत्म होने वाला था। चलो, नकुल शॉ ने अनिच्छा से जमे हुए तालाब की ओर देखा, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि यह उसका खजाना नहीं था। ये ब्लड मून डेवोरिंग स्पिरिट स्वॉर्ड की तरह ही था। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। नकुल शॉ को रहस्यमयी क्रिस्टल टियर पाने के लिए ट्रू स्पिरिट क्षेत्र तक पहुंचना होगा और यह उसकी रक्तरेखा की शक्ति के साथ था। दूसरों को ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिल पाती। इसके बारे में सोचते हुए नकुल शॉ ने सोचा कि उसके पुरस्कार उतने भी बुरे नहीं थे। आर्टेमिस बो को क्रिस्टल ने बदल दिया था और उसकी शक्ति आधे स्तर तक बढ़ गई थी। एक बार इस्तेमाल होने वाले तीरों ने नकुल शॉ को कुछ छिपे हुए हथियार दिए और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके शरीर में ठंड के प्रति अधिक प्रतिरोध था। जमे हुए तालाब से निकलने के बाद नकुल शॉ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में तापमान लगातार गिर रहा था। ये साफ था कि रहस्यमयी क्रिस्टल टियर स्काई बाउंड्री आइलैंड में एक वर्जित वस्तु थी और नकुल शॉ ने गलती से उसे छू लिया था, जिससे पूरे द्वीप का तापमान बदल गया था। तापमान में अचानक गिरावट के कारण याओ जानवर अपनी गुफाओं में लौट गए जबकि कमजोर जानवर तुरंत मर गए। केवल मजबूत याओ जानवर ही प्रभावित नहीं हुए। इससे तीसरे चरण की कठिनाई कम हो गई थी क्योंकि जानवरों के झुंड द्वारा हमला किए जाने की संभावना बहुत कम हो गई थी। नकुल शॉ को पता नहीं था कि इस कार्य ने फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया था। 3 घंटे बाद एक घाटी दिखाई दी। कुछ घंटे पहले यह अभी भी एक घाटी की तरह दिखती, लेकिन अब यह एक बर्फीली घाटी थी। नकुल शॉ के मन के नक्शे में यहाँ के आसपास कुछ जानवरों के समूह थे, लेकिन तापमान में बदलाव के कारण उनमें से कई अपनी गुफाओं में वापस चले गए थे, जिससे नकुल शॉ की यात्रा आसान हो गई। ये घाटी एक बड़ी, शक्तिशाली भ्रमित करने वाली सरणी इल्यूजन एरे से ढकी हुई थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। आकार के मामले में ये जगह प्राचीन भूले हुए बगीचे जितनी बड़ी थी, लेकिन यह इसके विपरीत छिपी हुई थी। नकुल शॉ को नहीं पता था कि घाटी के अंदर क्या था। ये किस्मत या आपदा ला सकती थी, कोई नहीं जानता था। यहाँ कोई न कोई रहस्य जरूर है, क्योंकि यह एक भ्रम सरणी इल्यूजन एरे से छिपा हुआ है। नकुल शॉ ऊपर से नीचे की ओर उड़ता हुआ आया। उसके कोण से घाटी एक काले गड्ढे की तरह दिख रही थी जो बादलों से भरा था। बादलों से हल्की आवाज और आभा निकल रही थी, जिसमें कुछ मनमानी आभाएं ट्रू स्पिरिट क्षेत्र से भी ज्यादा मजबूत थीं, लेकिन एक सरणी मास्टर एरे मास्टर होने के नाते नकुल शॉ के पास मानसिक ऊर्जा के भ्रम के खिलाफ लगभग पूर्ण प्रतिरोध था और अपनी बाईं आंख के माध्यम से वह सरणी शक्ति के उतार चढ़ाव को देख सकता था। नकुल शॉ अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने पर भी पूरी सरणी को भेद नहीं पा रहा था। वह केवल घाटी के परिदृश्य को ही देख पाया। वहां कोई काला गड्ढा या भयानक याओ जानवर राजा नहीं था। चेंग। नकुल शॉ का शरीर हवा में उछला और भ्रम सरणी की शक्ति की परवाह किए बिना घाटी की ओर चला गया। जब वह उतरा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक गड्ढे में गिर रहा हो, जैसे किसी राक्षस ने अपना मुंह खोला हो और उसे निगल लिया हो। हालांकि वह जानता था कि यह सरणी का काम था। ये सब आखिरकार एक प्राचीन जगह थी। भले ही उसके पास रहस्यमयी बाईं आंख थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अजेय था। कुछ बार हवा में उछलने के बाद वह एक गांव के पास खूबसूरती से उतरा। वहां बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे और संरचनाएं पुरानी लग रही थीं। मसालेदार बदबूदार टोफू 2 टुकड़े 1 पैसे के, मीठा आइस शॉर 1 पैसे का एक। हर जगह अराजक शोर की एक खलबली मौजूद थी। इस बाजार के बीच में खड़े नकुल शॉ को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह का फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह जगह इतनी निर्दोष होगी। यह असली लगता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अभी भी सरणी की शक्ति है। नकुल शॉ ने अपने मन में आह भरी। भ्रम सरणी की शक्ति बहुत बड़ी और बेहद वास्तविक थी, यहाँ तक कि नकुल शॉ की बाईं आंख भी इसे पूरी तरह से नहीं देख पाए। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सरणी इतनी बड़ी जगह इतनी विशिष्ट रूप से कैसे बना सकती है। वहाँ लोग सब्जियां बेच रहे थे, चालें दिखा रहे थे और यहाँ तक कि बदमाश भी थे। सब कुछ बस इतना वास्तविक लग रहा था, और अगर नकुल शॉ के पास उसकी रहस्यमयी बाईं आंख नहीं होती तो वह ये नहीं समझ पाता कि यह सब नकली था। उसी समय नकुल शॉ के दिमाग में कुछ अतिरिक्त विचार आए। इस बाजार का उद्देश्य क्या था? ये किसके लिए है? पहले बड़े फर्स्ट एल्डर ने पहले ट्रायल के बारे में बात की थी और उसे बताया था कि सब कुछ हत्या से नहीं मिलता। सच्चाई तो ये थी कि धर्मी विरासतें राइटियस इनहेरिटेंस आमतौर पर किसी के दिल और इच्छाशक्ति का परीक्षण करती हैं। खजाने पाने के लिए किसी को आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। सामान्य प्रतिभागी यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि यह नकली है, इसलिए मुझे इस जगह को असली मानना चाहिए। नकुल शॉ के दिमाग में एक विचार आया।
उसने बाजार से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की लेकिन महसूस किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा ही थी। इसलिए नकुल शॉ ने गांव में कैजुअली घूमने का फैसला किया जब तक कि उसने एक निश्चित बिंदु पर एक युवक की गुस्से वाली आवाज़ नहीं सुनी, तुम बदमाशो, मेरी माँ को जाने दो। वह आवाज़ नकुल शॉ के दिमाग में बेहद स्पष्ट थी, जो अन्य अराजक आवाज़ों से अलग थी। भले ही नकुल शॉ के पास उसकी बाईं आंख नहीं होती, फिर भी वह अंतर को समझ पाता। क्या भ्रम जानबूझकर प्रतिभागियों को ये सुनने दे रहा है? नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूसरी ओर मुड़ते हुए उसने एक पुरानी दुकान देखी जहां बन बेचे जा रहे थे और एक सुंदर महिला को 3 बदमाश खींच कर ले जा रहे थे। मेरी माँ को जाने दो। फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक उनमें से एक से लड़ रहा था। पेंग, युवक को बदमाशों में से एक ने थप्पड़ मार दिया और उसके होंठों से खून निकलने लगा। तुम्हारे बूढ़े आदमी ने जुआ खेला और हार गया, 3000 चांदी का कर्ज है। दुकान 1000 का है और तुम्हारी सुंदर माँ कर्ज चुकाने के लिए यहुन विश्वविद्यालय जा सकती है। वहाँ पैसा बहुत तेजी से कमाया जाता है। बदमाशों में से एक हंसा। ये सुनकर नकुल शॉ को पता चल गया कि क्या हुआ था। यहाँ तक कि असलियत में भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप करता। इसके अलावा इस बात की बहुत संभावना थी कि यह ट्रायल का हिस्सा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक धर्मी विरासत का परीक्षण था और कमजोरों की मदद करना और दुष्टों से छुटकारा पाना आवश्यक था। तुम तीनों दफा हो जाओ। नकुल शॉ आगे बढ़ा और बदमाशों में से एक को उड़ा दिया। बाकी 2 गुस्से में चिल्लाए और उसके बाईं और दाईं ओर से उस पर हमला कर दिया। नकुल शॉ की खेती एक एक कदम करके आगे बढ़ी थी और भले ही उसने अपने ट्रू फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वह आसानी से 2 बदमाशों को हरा सकता था। तीनों बदमाशों को एक एक लात मारकर दूर फेंक दिया गया और वे कम समय में उठ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर महिला और युवक दोनों बेहद आभारी थे, लेकिन नकुल शॉ अभी भी देख सकता था कि महिला चिंतित थी। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? नकुल शॉ ने पूछा। मेरा नाम अपू है। बड़े भाई, आप अभी अभी बहुत शानदार थे, युवक ने प्रशंसा में कहा। अपू, फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल, नकुल शॉ ने बुदबुदाया और इस युवक को देखते हुए विचारों में खो गया। अपने अनुमानों की पुष्टि करने के लिए नकुल शॉ ने अंत तक एक अच्छा व्यक्ति बनने का फैसला किया और अपू के परिवार की सभी समस्याओं को हल कर दिया। गांव के बदमाशों को नकुल शॉ ने पीटकर काबू में कर लिया और उसने अपू के लिए कोर्स स्तर की तकनीकों से लेकर उच्च स्तर की तकनीकों तक कुछ मार्शल आर्ट्स भी लिखे। हालांकि ये सब करने के बाद नकुल शॉ को अभी भी कुछ नहीं मिला। उसने अपने मन में आह भरी, क्या ये हो सकता है कि पुरस्कार उसके भाग्य में नहीं था? नकुल शॉ को हमेशा लगता था कि यह गांव जितना दिखता है उतना साधारण नहीं है, लेकिन उसका समय सीमित था, इसलिए उसने एक और दिन बाद निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि खजाने वाली जगहें कहाँ थीं, उसे इसी जगह पर हठपूर्वक रहने की जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन नकुल शॉ ने अपू और उसके परिवार को अलविदा कहा। भाई नकुल, आपकी सारी मदद के लिए धन्यवाद। यह मेरी प्यारी छोटी चाकू है और अब मैं इसे आपको दे रहा हूँ। अपू ने एक वस्तु दी। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह तथाकथित छोटी चाकू केवल एक पुराना फटा हुआ धातु का टुकड़ा था जिस पर एक हरी बिजली के आकार की नक्काशी थी। धातु का छोटा टुकड़ा लेते ही नकुल शॉ को तुरंत एक शांत आभा ने घेर लिया। अपनी चेतना को अंदर मिलाते हुए उसने एक ऐसे दृश्य की झलक देखी जहां हरी बिजली हवा में चमकती थी और एक ही वार में एक पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर देती थी। उसी समय उसके दिमाग में एक जानकारी सामने आई, फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील। अध्याय 178, मिलकर काम करना। फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील। गांव छोड़ने के बाद नकुल शॉ इस फटे हुए धातु के टुकड़े को सहलाता रहा। सामग्री के मामले में ये धातु बहुत सामान्य थी, लेकिन इसमें अविश्वसनीय मात्रा में भावना समाहित थी। ये भावना छोटी थी लेकिन इतनी गहरी थी कि इसने नकुल शॉ के स्तर को पार कर लिया था। मैं इस फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील का सिर्फ मामूली सा हिस्सा ही समझ सकता हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लाइटनिंग विंड पाम सीखा है। नकुल शॉ के विचार बदल गए। रहस्यमयी बाईं आंख से जुड़ने के बाद उसकी समझ अद्भुत थी, वह कई प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज़्यादा मजबूत था। हालांकि लाइटनिंग विंड पाम को आधार के रूप में रखने के बावजूद वह फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही समझ पाया। इसके अलावा उसे लगा कि फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील की आभा लाइटनिंग विंड पाम के समान थी, हालांकि पहली वाली दूसरी वाली से 100 गुना से भी ज़्यादा मजबूत थी। लाइटनिंग विंड पाम सिर्फ बिजली इकट्ठा करने के लिए हवा का उपयोग करता था, जबकि फ्लोटिंग क्रैश लाइटनिंग सील सीधे बिजली को नियंत्रित करती थी। इन दोनों के बीच क्या संबंध था? नकुल शॉ को याद आया कि लाइटनिंग विंड पाम एक प्राचीन कौशल था जो अधूरा था। उसी समय कबीले में शक्तिशाली तकनीकें थीं जो साधक को उनके साधना स्तर पर दूसरों पर हावी होने देती थीं। इनमें से कुछ कौशल फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से प्राप्त हुए थे। उदाहरण के लिए जय का नॉर्डन डार्क हेवनली वाटर ये रमन मास्टर द्वारा फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस से प्राप्त किया गया था। ऐसा लगता है कि यह फ्लोटिंग क्रेस्ट लाइटनिंग सील सिर्फ गांव के अंदर मेरे प्रदर्शन के कारण नहीं दी गई। नकुल शॉ ने मन ही मन आह भरी।
फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील का उद्गम लाइटनिंग विंड पाम जैसा ही लगता था। उसने अपनी बाईं आंख खोली और लाइटनिंग सील के दृश्य को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया, लेकिन दृश्य की शक्ति बहुत मजबूत थी। इसे मुश्किल से कॉपी करने से पहले उसे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। नकुल शॉ ने ऐसा इसलिए किया ताकि यह वस्तु सचमुच उसकी हो जाए। वह जानता था कि वह कम समय में इस फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, और कौन जानता था कि ट्रायल के बाद कबीला क्या करेगा। वे इसे खुद ही ले सकते थे। नियमों के अनुसार कबीला कुछ खजाने लेगा और बदले में योगदान अंक देगा। फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील को रखने के बाद नकुल शॉ दूसरी दिशा में चल पड़ा। उसके दिमाग में स्काई बाउंड्री आइलैंड का पूरा नक्शा था और जिन जगहों पर खजाने हो सकते थे उन पर निशान लगा हुआ था। अगला गंतव्य थोड़ा दूर था, लेकिन वह जगह नकुल शॉ द्वारा विश्लेषण की गई थी, जिसका मतलब था कि यह जगह खास या बड़ी हो सकती है। परिणाम, उसका पहला लक्ष्य यह एक बिल्कुल वर्जित क्षेत्र था जिसने पूरे स्काई बाउंड्री आइलैंड का तापमान गिरा दिया था। अंदर के खजाने ऐसे नहीं थे जो उसके पास हो सकते थे। उसका दूसरा लक्ष्य, नकुल शॉ अभी भी फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील का पता नहीं लगा पा रहा था। तीसरे लक्ष्य के लिए नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि यह जय के प्राचीन भूले हुए बगीचे जैसा होगा। एक शांत जगह से गुजरते हुए नकुल शॉ को पास में एक परिचित ट्रूफोस महसूस हुआ। भाई कैरी। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से देखा कि कैरी 4 से 5 मील दूर था। कैरी से निकलने वाला ट्रूफोस मजबूत था, जैसे कि वह हाल ही में आरोहित क्षेत्र के तीसरे आकाश में दाखिल हुआ हो। नकुल शॉ ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी आंख पर पट्टी लगी हो और वह कैरी से मिला। भाई नकुल, मैंने नहीं सोचा था कि हम मिल पाएंगे। कैरी बहुत खुश हुआ। नकुल शॉ ने उसे एक रास्ता बताया। उत्तर पश्चिम दिशा में 50 मील दूर एक घाटी है जो एक ब्रह्मसरणी से ढकी हुई है। तुम वहां अपनी किस्मत आजमा सकते हो। उसने जिस घाटी की ओर इशारा किया वह वही थी जहां वह अभी गया था। नकुल शॉ जानना चाहता था कि क्या कैरी को भी वही भ्रम हुआ था जो उसे हुआ था। बेशक, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। घाटी से दक्षिण दिशा में दसियों मील दूर एक छिपा हुआ मंदिर है, तुम वहां भी कोशिश कर सकते हो। नकुल शॉ ने कैरी को खजाने वाली एक और जगह बताई। कैरी हाल ही में आगे बढ़ चुका था और वह बहुत हैरान था। भाई नकुल, तुम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जाहिर है, मैंने स्काई बाउंड्री आइलैंड की स्थिति का पता लगाने में कई दिन बिताए। मैंने शुरू करने से पहले 100 से 200 मील के दायरे में लगभग सब कुछ देखा। नकुल शॉ ने आधे सच और आधे झूठ के साथ कहा तो कैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सुनकर कैरी नकुल शॉ की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। दूसरे लोग अगर कोई खजाना देखते तो उसे छोड़ते नहीं, लेकिन नकुल शॉ ने पहले 5 दिनों में कुछ भी नहीं किया था। उसने पहले स्थिति का पता लगाने के लिए क्षेत्र की जासूसी की थी। एक कहावत है, खुद को और दुश्मन को जानना यानी जीतना। नकुल शॉ ने जो पहला कार्य किया उससे ये देखा जा सकता था कि उसका लक्ष्य अन्य सभी प्रतिभागियों से कहीं आगे था। कैरी को अलविदा कहने के बाद नकुल शॉ अपने तीसरे गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। फ्लोटिंग क्रैस्ट ट्रायल में पहले ही 6 दिन बीत चुके हैं, अब केवल 3 से 4 दिन बचे हैं। नकुल शॉ ने अपने कदमों की गति बढ़ा दी। तीसरा गंतव्य थोड़ा दूर था, लेकिन सौभाग्य से आसपास के जानवर गायब हो गए थे, जिससे नकुल शॉ को तेजी से यात्रा करने में मदद मिली। आधे दिन बाद नकुल शॉ एक घास के मैदान में पहुंचा। इससे पहले आकाश में शक्तिशाली पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे। प्रत्येक समूह दूसरे चरण में ब्लैक ब्लड बैट से कहीं अधिक भयानक था। लेकिन अचानक तापमान गिरने के कारण, जिसने पूरे द्वीप को जमा दिया, इन पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। नकुल शॉ ने अपनी गति बढ़ाई और वह एक प्यारे बगीचे से गुजरा। यहाँ मूल रूप से बड़ी संख्या में जहरीले ततैया थे, जिनमें सबसे कमजोर आधे कदम आरोहित क्षेत्र के और अधिकांश पहले और दूसरे आकाश के थे। वे हजारों की संख्या में थे और अगर कोई बदकिस्मत होता तो उनके झुंड से घिर जाता। नकुल शॉ ने आह भरी। जहरीले ततैया का झुंड अब ठंड के कारण छिप गया था। अभी का तापमान आरोहित क्षेत्र के पहले आकाश वालों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था और केवल तीसरे आकाश या उससे ऊपर वाले ही ठंड के असर को कम कर सकते थे। मैं आखिरकार यहाँ आ गया हूँ। नकुल शॉ ने अपने सामने एक महल को देखते हुए एक लंबी सांस ली। महल एक प्राचीन आभा दे रहा था और महल बनाने वाली हर ईंट पर समय के निशान थे। आकार के मामले में यह महल जय के प्राचीन भूले हुए बगीचे जैसा ही था, लेकिन क्योंकि सब कुछ अब बर्फ से ढका हुआ था, खतरा कम हो गया था। महल के अंदर चलने के बाद नकुल शॉ सावधान हो गया, क्योंकि महल खुद ही खतरनाक था। उदाहरण के लिए, बाहर की खाई से एक परेशान करने वाली आभा निकल रही थी और नकुल शॉ ने एक टूटा हुआ नश्वर हथियार निकाला और उसे भूरे काले तरल में फेंक दिया। एक सिजलिंग शोर सुनाई दिया, क्योंकि टूटा हुआ हथियार जल्द ही घुल गया। भले ही हथियार अपनी सरनी खो चुका था और कमजोर था, सामान्य आरोहित क्षेत्र के साधक भी इसे तोड़ नहीं पाते। पूरा महल सन्नाटे में था और एक काला एहसास दे रहा था। नकुल शॉ ने बाहर जासूसी की और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यहाँ किसी के होने के निशान हैं। उसका दिल एक बार धड़का।
दो संभावनाएं थीं, एक भयानक अज्ञात अस्तित्व था, कोई दूसरा शिष्य था। नकुल शॉ ने सोचा कि दूसरी संभावना ज्यादा थी। डिंग बूम पेंग, इस पल महल की गहराई से लड़ाई की आवाज आई। नकुल शॉ की बाईं आंख एक समृद्ध दिखने वाली इमारत पर केंद्रित हुई और वह जो कुछ देखा उससे थोड़ा हैरान रह गया। बहुत बदकिस्मत, मैं केंद्र में आते ही गलती से इन लोगों को छेड़ बैठा। जैक विल्सन का बिखरा हुआ शरीर समृद्ध इमारत से बाहर निकलकर आया और उसके पीछे दो काले कवच वाले लोग थे जिनमें जीवन का कोई निशान नहीं था। नकुल शॉ की बाईं आंख सामग्री को भेद सकती थी और उसने देखा कि काले कवच वाले लोग वास्तव में मशीन थे जिनके कोर में एक ऊर्जा पदार्थ जमा था। वर्तमान स्थिति से दो काले कवच वाले लोगों में आरोहित क्षेत्र के 5वें आकाश के पास की शक्ति लगती थी, नहीं तो वे जैक विल्सन का पीछा नहीं कर पाते। भाई नकुल, जल्दी आओ और मदद करो। जैक विल्सन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने पास में नकुल शॉ को देखा। नकुल शॉ की भौहें उठीं और सहज रूप से अपने तरकश से एक तीर निकालने गया, लेकिन वह अचानक बीच में ही रुक गया। इन नीले तीरों में बर्फ को जमाने का असर है, लेकिन ये एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं। जैक विल्सन के लिए एक तीर बर्बाद करना उचित नहीं था। भाई जैक, मेरे तीर शायद इन काले कवच वाले लोगों को भेद नहीं पाएंगे। नकुल शॉ का शरीर चमका और वह महल के फाटकों के ऊपर उछल गया। जैक विल्सन ने अपने दिल में कसम खाई। नकुल शॉ ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक था। सौभाग्य से दोनों काले कवच वाले लोगों ने इमारत में वापस लौटने से पहले उसका केवल 100 गज तक पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत की रखवाली करना उनका कर्तव्य था और अगर पूरा महल नष्ट हो भी जाता तो उन्हें परवाह नहीं होती। भाई नकुल, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये महल बेहद दुष्ट है। मुझे आखिरकार कोर मिल गया है, लेकिन ये बहुत ही परेशानी भरा है। तुम मेरे साथ टीम क्यों नहीं बनाते और हम खजाने को 50-50 बांट लेंगे। जैक विल्सन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। कबीले में दाखिल होने के बाद से ही वह जैक विल्सन का दुश्मन था और पहले वह बाद वाले के लिए सिर्फ एक चींटी था। लेकिन अब नकुल शॉ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसे प्रतिद्वंद्वी से डर भी नहीं लगता था। जैक विल्सन नकुल शॉ का इस्तेमाल करना चाहता था और अगर उसे मौका मिलता तो उसे मार डालता। नकुल शॉ की भी यही योजना थी। वह महल में बाद में आया था और जैक विल्सन की मदद से वह कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। अगर उसे मौका मिला तो वह जैक विल्सन को भी उसके रास्ते पर भेज देगा। दोनों ने अपनी अपनी योजना बनाई क्योंकि वे केंद्रीय इमारत की ओर चले। भाई जैक, तुम कम से कम 1 या 2 दिन से यहाँ हो, है ना? तुमने बहुत सारी चीजें हासिल की होंगी। नकुल शॉ हंसा क्योंकि उसने जैक विल्सन के भरे हुए बैग को देखा। वह अपनी बाईं आंख से वस्तुओं को देख सकता था और वह इन वस्तुओं की कीमत जानता था। भले ही वे अच्छे थे, लेकिन उनके पास जो अंतरस्थानिक ब्रेसलेट और फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील थी उसकी तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी केंद्रीय क्षेत्र में आया हूँ। 3 दिनों में हर कोई राक्षसों द्वारा पीछा किया जाएगा और हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा। जैक विल्सन ने रास्ता दिखाया और दोनों जल्द ही इमारत में दाखिल हो गए। पहले वाला 2 से 3 दिनों से यहाँ था और उसने बाहरी क्षेत्र को साफ कर दिया था। यहाँ सबसे महंगी जगह एक खजाना है जिसमें कई वस्तुएं हैं। हालांकि वहाँ कई गार्ड हैं जिनकी ताकत 4थे से 6ठे आकाश तक है, जैक विल्सन ने समझाया। नकुल शॉ का शरीर एक ऊंची इमारत के ऊपर तैर रहा था और उसने परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। तुरंत संरचनाएं और जहां गार्डों को रखा गया था वह नकुल शॉ द्वारा देखा गया था। जैक विल्सन ने उसे केवल खतरों का हिस्सा बताया था और उसने कुछ छिपे हुए खतरों के बारे में नहीं बताया। नकुल शॉ ने अपने दिल में ठंडे होकर हंसा क्योंकि वह जैक विल्सन के पीछे चला और एक बड़े हॉल में दाखिल हो गया। हॉल के अंदर कुछ काले और चांदी के कवच वाले गार्ड थे। काले कवच वाले गार्ड आमतौर पर 4थे और 5वें आकाश में थे, जबकि चांदी के गार्ड 6ठे आकाश या उससे ऊपर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि मयंक जैसा मजबूत व्यक्ति भी इस जगह को तोड़ना मुश्किल पाता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैक विल्सन उसके साथ टीम बनाना चाहता था, भले ही दोनों दुश्मन थे। भाई नकुल, वहाँ खजाना है। जैक विल्सन ने एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया जिससे आध्यात्मिक वस्तुओं की आभा निकल रही थी। अध्याय 179 षड्यंत्र। नकुल शॉ ने इस खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। जिस पल वह अंदर आया था उसकी बाईं आंख ने पूरे परिदृश्य को स्कैन कर लिया था, जिसमें कुछ गार्डों को कहाँ रखा गया था ये भी शामिल था। एक बात की पुष्टि हो सकती थी, ये जगह वास्तव में सबसे केंद्रीय हिस्सा थी और सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। जैक विल्सन यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 दिनों का समय लगा चुका था और यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 40 गार्डों को साफ किया गया था। नकुल शॉ को पता था कि महल के अंदर कई 100 गार्ड थे और जैक विल्सन के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। बाद वाले को आरोहित क्षेत्र के 4थे आकाश की चरम पर होने के बावजूद भी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। जैक विल्सन की मानसिकता के साथ क्या वह किसी को पुरस्कार लेने देता? इसलिए जैक विल्सन का खजाने को 50-50 में बांटने का प्रस्ताव निश्चित रूप से यथार्थवादी नहीं था।
नकुल शॉ समझ गया कि जैक विल्सन का उपयोग करके वह कम कठिनाई के साथ केंद्रीय क्षेत्र में आ गया था। उसके सामने का खजाना एक लाउंज जितना बड़ा था, अगर थोड़ा बड़ा नहीं, और अंदर खजाने की आभा किसी भी साधक के दिल को धड़का सकती थी। इनमें से आभा का एक छोटा सा हिस्सा भी एक सामान्य आध्यात्मिक हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। नकुल शॉ की इंद्रियां जैक विल्सन से भी तेज थीं। आखिरकार उसने पहले एक आध्यात्मिक हथियार को संभाला था। आध्यात्मिक हथियार बेहद कीमती थे और अधिकांश कबीलों के पास केवल एक या दो होते थे जिन्हें एक पुश्तैनी धरोहर की तरह माना जाता था। इसके अलावा ये केवल खजाने से निकलने वाली आभा थी, यह शायद अंदर की असली आभा का 100वां हिस्सा भी नहीं था। भाई नकुल, हम अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? हम में से एक ज्यादातर गार्डों का ध्यान भटकाता है जबकि दूसरा खजाने के अंदर जाकर सारा खजाना चुरा लेता है। जैक विल्सन ने एक मुस्कान बिखेरी। चुराता है? भाई जैक, इसे इतना बुरा मत बनाओ। यहाँ कोई मालिक नहीं है, कौन जानता है कि उसकी मृत्यु को कितने साल हो गए हैं। हम इसे पूरी रोशनी में ले रहे हैं। नकुल शॉ ने व्यंग्य किया। हाँ, हम इसे ले रहे हैं। जैक विल्सन सख्ती से हंसा और अपने दिल में गुस्से को दबा दिया। ये चींटी कब से उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करने लगी। दोनों ने फिर चर्चा की कि कौन गार्डों को दूर भटकाएगा और कौन खजाना लेगा। नकुल शॉ ने पहले पूरे खजाने को स्कैन किया और अंदर की सरणियों के निशान पकड़े। उसकी बाईं आंख मुश्किल से दीवारों को भेदकर अंदर की रेखाओं को देख सकती थी। भाई नकुल, तुम्हारा आंदोलन कौशल काफी अच्छा है, इसलिए तुम्हारे लिए गार्डों का ध्यान भटकाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। बेशक, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कर सकता हूँ, जैक विल्सन ने उदारता से कहा, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नकुल शॉ कौन सा विकल्प चुनता है। ज्यादातर लोग शायद बाद वाला चुनते क्योंकि वे तभी सुरक्षित महसूस करते जब वे खजाना लेने वाले होते। ठीक है, मैं गार्डों का ध्यान भटकाऊंगा, नकुल शॉ ने जवाब दिया। निश्चित रूप से। जैक विल्सन थोड़ा हैरान था लेकिन फिर भी अपने दिल में ठंडे होकर हंसा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते हो, तुम अभी भी एक शतरंज का मोहरा हो जिसे मौत के लिए भेजा जा रहा है। सबसे पहले, नकुल शॉ अभी महल में आया था और उसे कुछ छिपे हुए खतरों का पता नहीं था। अगर उसने गार्डों का ध्यान भटकाने का विकल्प चुना तो वह अधिक से अधिक खतरा आकर्षित करेगा। दूसरे, अगर नकुल शॉ ने खजाने में घुसने का विकल्प चुना तो जैक विल्सन को बस गार्डों का ध्यान भटकाने और फिर बिना किसी निशान के गायब होने की जरूरत थी, जिसका मतलब था कि गार्डों के झुंड खजाने में वापस आ जाते। इसलिए जैक विल्सन को परवाह नहीं थी कि नकुल शॉ कौन सा विकल्प चुनता है, क्योंकि दोनों विकल्प उसके लिए मौत का कारण थे। खजाने के पास लगभग 20 से 30 गार्ड तैनात थे जिनकी ताकत चौथे से छठे आकाश तक थी, इसलिए इन गार्डों का ध्यान भटकाना एक खतरनाक काम था। योजना के अनुसार नकुल शॉ को कम से कम आधे का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। पेंग, नकुल शॉ ने मुक्का मारा जिससे निकलने वाली हवा की लहर खजाने की दीवारों से टकराए और पूरे कमरे को हिला दिया। खजाने में इसे बचाने के लिए एक सरणी थी और जैसे ही इसे मारा गया एक लाल चमक दिखाई दी जिसने कुछ पास के गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। चेंग सूंग, नकुल शॉ का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसने 10 से 20 गार्डों को बाहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। इन गार्डों में से लगभग 10 या उससे ज्यादा चौथे आकाश के थे, 4 पांचवें आकाश के और केवल एक चांदी का गार्ड छठे आकाश का था। बहुत बढ़िया भाई नकुल, जैक विल्सन खुशी से हंसा क्योंकि उसकी आंखों में खुशी और ठंडक चमक रही थी। इतने सारे गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के बाद शायद केवल मयंक ही बिना नुकसान के पीछे हटने में सक्षम था। यहाँ तक कि जय और खुद को भी यह बेहद खतरनाक लगता। इसके अलावा नकुल शॉ अभी महल में आया था और उसे किसी भी अन्य खतरे का पता नहीं था। नकुल शॉ का शरीर एक आफ्टर इमेज में बदल गया क्योंकि उसने अपनी हेवनली विंड ट्रू फोर्स को अपनी चरम पर पहुंचाया, जिससे आरोहित क्षेत्र के चौथे आकाश के अधिकांश साधकों से बेहतर गति का दावा किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हेवनली विंड गॉड टेक्निक में एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसकी ट्रू फोर्स की शुद्धता चौथे आकाश के सामान्य साधकों से भी बेहतर थी। इसके अलावा नकुल शॉ ने अपने ब्रह्म मछली की तस्वीर को इस कौशल में मिला दिया था, जिसने उसकी गति को जैक विल्सन से भी तेज बना दिया था। इसके अलावा ये गार्ड भारी कवच में थे जो उनकी सुरक्षा को बढ़ाते थे। उनकी चपलता और गति की सीमा की बाधा के साथ ही उनकी एकमात्र कमी थी। अपनी चपलता का उपयोग करते हुए पांचवें और छठे आकाश के गार्ड भी कम समय में उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी बाईं आंख दीवारों को भेद कर कुछ छिपे हुए खतरों की भविष्यवाणी कर सकती थी। जहां तक परिदृश्य की बात थी, वह जैक विल्सन से भी ज्यादा परिचित था। जल्दी ही नकुल शॉ ने इन गार्डों को इमारत के प्रवेश द्वार पर आकर्षित कर लिया था। इस समय जो गार्ड अभी भी उसे पकड़ सकते थे वे पांचवें आकाश के गार्ड और साथ ही एक चांदी का गार्ड थे। केवल चांदी के गार्ड की गति नकुल शॉ के बराबर थी, लेकिन उसकी चपलता कहीं ज्यादा खराब थी। नकुल शॉ की बाईं आंख गार्ड के शरीर में झांक सकती थी और अंदर ऊर्जा के प्रवाह को देख सकती थी, जिसने उसे दूसरे के हमलों की पहले से भविष्यवाणी करने की अनुमति दी।
नकुल शॉ चांदी के गार्ड के हमलों को कई बार चकमा देने में कामयाब रहा। अगर उसे मारा जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, अगर मरता नहीं तो भी, भले ही उसकी सिल्वर वॉल टेक्निक को उसके उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन नकुल शॉ, जिसके पास रहस्यमयी बाईं आंख थी, ने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया। इमारत से बाहर निकलने के बाद परिदृश्य सपाट हो गया, जिससे उसे इसका फायदा उठाना मुश्किल हो गया। नकुल शॉ और चांदी के गार्ड के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। एक बार जब गार्ड पकड़ लेता और उसे रोकने में कामयाब हो जाता तो पांचवें आकाश के बाकी 4 काले कवच वाले गार्ड आ जाते, जिससे उसकी मौत लगभग तय हो जाती। नकुल शॉ के शरीर के अंदर नीले खून की एक परत दिखाई दी, जिससे आत्मा की एक मजबूत आभा निकली। तुरंत उसकी मानसिक ऊर्जा, एकाग्रता और इंद्रियां बढ़ गईं। रक्तरेखा की शक्ति ऐसी थी जिसे नकुल शॉ खुद नहीं समझता था, लेकिन अंतर साफ था। रक्तरेखा की शक्ति के साथ वही मुक्का 3,000-3,500 किलोग्राम तक मार सकता था, जबकि इसके बिना ये केवल 1500-2000 किलोग्राम था। इस समय नकुल शॉ की गति तुरंत बढ़ गई। नकुल शॉ की गति लगभग दोगुनी हो गई और आरोहित क्षेत्र के छठे आकाश पर चांदी के गार्ड से भी आगे निकल गई। बाद वाले की साधना उच्च हो सकती है, लेकिन उसकी गति 5वें आकाश वालों से थोड़ी ही तेज थी। पलक झपकते ही नकुल शॉ ने 10 गज की दूरी तय कर ली थी। फिर वह मुड़ा और उसने अपना आर्टेमिस बो निकाला और उस पर एक नीला तीर लगाया। हवा में रहते हुए वह अपनी बाईं आंख से जैक विल्सन की स्थिति को देख सकता था। बाद वाला खजाने में दाखिल होने और सरनी को छूने के बाद पास के 10 या उससे ज्यादा गार्डों ने उसका पीछा किया, लेकिन क्योंकि खजाने का रास्ता छोटा था, एक बार में अंदर जा सकने वाले गार्डों की संख्या सीमित थी। जैक विल्सन बेहद चालाक था। उसने प्रवेश द्वार के एक तरफ को रोक दिया और उनसे लड़ते हुए कुछ खजाने लेने की कोशिश की। विभिन्न प्रकार के खजाने शुद्ध और मोहक आभा दे रहे थे, जिसने उनके दिलों को धड़का दिया। पेंग। जैक विल्सन ने एक वस्तु लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सफ़ेद रोशनी की एक परत ने रोक दिया और वह लगभग घायल हो गया। धिक्कार है, सभी खजानों के चारों ओर सरणियां हैं। जैक विल्सन का चेहरा उदास था। उसने कई बार कोशिश की थी और वह जानता था कि इन सरणियों को कम समय में नहीं तोड़ा जा सकता। ये भाग्य की बात थी कि ट्रायल में प्रवेश करने के बाद से उसकी साधना में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसके पास एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार था, जिसका मतलब था कि वह चौथे आकाश के काले कवच वाले गार्डों को आसानी से मार सकता था। वह मंदबुद्धि नकुल शॉ इतने सारे गार्डों का ध्यान आकर्षित करने के बाद मर गया होगा। नकुल शॉ के बारे में सोचने के बाद जैक विल्सन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसी समय इमारत के बाहर बेंग सूं हवा में एक नीली वस्तु उड़ गई और आसपास के तापमान को गिरा दिया। जब आर्टेमिस बो पर बर्फ के कमल का प्रतीक अचानक जल उठा और जमते हुए तापमान के तहत ये बर्फ के एक पारदर्शी तीर में बदल गया। तीर सीधे चांदी के गार्ड से टकराया और टकराने पर बिखर गया। नकुल शॉ की वर्तमान ताकत के साथ वह चांदी के गार्ड की सुरक्षा को तोड़ नहीं सकता था, खासकर जब इन गार्डों की खासियत रक्षा थी। चांदी का गार्ड नकुल शॉ की ओर उछला, बिना नुकसान के। हालांकि जैसे ही यह चला, इसकी हरकत थोड़ी धीमी हो गई और इसके शरीर पर बर्फ की एक परत बन गई। चांदी के गार्ड से 4 से 5 गज दूर तक एक भयानक ठंडक फैल गई। देंग 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 पीछे के काले कवच वाले गार्ड जब ठंड के प्रभाव वाले क्षेत्र में दाखिल हुए तो उनके कदम रुक गए। बस एक सांस के समय में आरोहित क्षेत्र के 5वें आकाश के 4 काले कवच वाले गार्ड बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। केवल चांदी का गार्ड ही ठंड के खिलाफ मुश्किल से लड़ने में सक्षम था। इस समय चांदी का गार्ड और साथ ही 4 काले कवच वाले गार्ड नकुल शॉ के एक तीर से नियंत्रित हो गए थे। इसका असर नकुल शॉ की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। बाद वाले ने अपनी बाईं आंख खोली और महसूस किया कि बर्फ की एक परत गार्ड के हिस्सों से होकर गुजर रही थी, जल्द ही उस कोर तक पहुंच रही थी जहां ऊर्जा जमा थी। इन गार्डों में जीवन नहीं था, लेकिन अंदर कई हिस्से थे। एक बार जब वे जम जाते तो यह हस्तांतरित ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करता। देखने से लग रहा था कि 4 काले गार्ड बर्फ में जम गए थे और कम समय में बच नहीं पाएंगे। ये चांदी का गार्ड था जो अभी भी विरोध कर रहा था, लेकिन अगर वह बर्फ की सील को तोड़ भी सकता था तो उसकी गति प्रतिबंधित हो जाएगी। चलो, नकुल शॉ ने अब इन गार्डों की परवाह नहीं की और इमारत में वापस लौट आया। केंद्रीय क्षेत्र में जैक विल्सन अभी भी गार्डों का सामना कर रहा था, लेकिन ये गार्ड स्मार्ट नहीं लगते थे, नहीं तो वे पहले ही बाकी सैकड़ों गार्डों को बुला लेते। जब तक कोई ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में नहीं था, कोई भी गार्डों के ऐसे हमले से बच नहीं पाता। नकुल शॉ खजाने के पास एक छत पर उतरा और नीचे के शो को देखा। जैसे ही नकुल शॉ लौटा, जो काले गार्ड पहले उसे पकड़ नहीं पाए थे, वे खजाने में वापस लौट आए। कुल मिलाकर 20 से 30 कवच वाले गार्ड खजाने को घेरने वाले थे। क्या वह नकुल शॉ पहले ही खत्म हो गया? जैक विल्सन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने भारी वार किया, 2 काले कवच वाले गार्डों को टुकड़ों में फाड़ दिया। भागो! वह इमारत के निकास की ओर भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले विपरीत दिशा से एक चांदी की ठंडक आई।
जैक विल्सन हकलाया क्योंकि उसने बर्फ की एक परत में लिपटे इस चांदी के गार्ड को देखा। हे, एक आकृति हल्के से हंसी और जैक विल्सन के गार्डों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान खजाने के अंदर चली गई। वर्तमान में आसपास कोई गार्ड नहीं बचा था। अध्याय 180 बर्फ की पहाड़ी। वह आकृति वास्तव में नकुल शॉ की थी। उसकी योजना बिल्कुल सही थी। जो गार्ड उसका पीछा कर रहे थे वे उसका पीछा छोड़ देने के बाद खजाने में वापस लौट आए थे, जिससे जैक विल्सन को सारे गार्डों का पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नकुल शॉ को पता चला था कि खजाने में सभी वस्तुएं एक सरनी एरिक द्वारा सुरक्षित थीं, जिसे कम समय में तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उसने पहले गार्डों का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया और फिर जैक विल्सन को सारा सामना करने दिया। अपनी बाईं आंख की वजह से नकुल शॉ का पूर्ण नियंत्रण था। बाजार और युद्ध के मैदान दोनों में जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, और नकुल शॉ के पास ये लाभ था जिसने उसे हर लड़ाई जीतने दी। नकुल शॉ खजाने में चलते हुए थोड़ा हैरान था, फिर वह बेहद उत्साहित हो गया। अंदर बड़ी मात्रा में वस्तुएं थीं, कुछ हथियार थे, अन्य कला, सुलेख, कवच, नक्शे और अन्य चीजें जिन्हें वह नाम नहीं दे सकता था। लेकिन नकुल शॉ की बाईं आंखें समझ सकती थी कि इन वस्तुओं की गुणवत्ता सामान्य नहीं थी और खजाने में अधिकांश हथियार कम से कम आध्यात्मिक श्रेणी के थे। क्या ये संग्रहणीय वस्तुएं जो आध्यात्मिक हथियारों के साथ रखी गई थीं सामान्य होंगी? कहा जा सकता है कि यहाँ किसी भी वस्तु का मूल्य किसी को भी पागल कर सकता था। हालांकि नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये सभी वस्तुएं अलग अलग सरणियों द्वारा सुरक्षित थीं। सरणियां बेहद शक्तिशाली थीं और शायद उनमें ट्रू स्पिरिट क्षेत्र की शक्ति थी, अगर उससे अधिक नहीं तो भी। एकमात्र कमी ये थी कि उम्र के कारण ऊर्जा की आपूर्ति काफ़ी कम हो गई थी। कुछ वस्तुओं में उनकी सुरक्षा सरणी में खामियां थीं। बेशक सामान्य लोग इसे नहीं देख पाते। केवल नकुल शॉ जैसे लोग, जिनके पास एक शक्तिशाली बाईं आंख थी या जिन्होंने सरणियों का अध्ययन किया था, वे इसे देख पाते। हर सुरक्षा सरणी की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और वे खुद को ठीक कर सकते हैं। अगर आरोहित क्षेत्र के चौथे आकाश का कोई व्यक्ति 2 से 3 दिनों तक सीधे उन पर हमला करता है तो ये कम से कम टूट जाना चाहिए। नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने एक वस्तु पर एक हथेली का हमला किया। पेंग, एक सफ़ेद चमक दिखाई दी और नकुल शॉ को पीछे धकेल दिया, लेकिन बाद वाला इसकी उम्मीद कर रहा था और बिना नुकसान के इससे बाहर निकल गया। चौथे आकाश के किसी व्यक्ति के हमले के कारण रोशनी थोड़ी ही कम हुई, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद मंद जगह फिर से उज्ज्वल हो गई। निश्चित रूप से इसमें 3 दिन का समय लगेगा, ये देखते हुए कि सरणी में खामियों वाली वस्तु है। अगर यह बिना खामियों वाली होती तो इसे तोड़ने में 10 दिन लगते। काश मेरे साथ मयंक जैसा कोई व्यक्ति होता जो मेरे साथ टीम बनाकर उस पर हमला करता, नकुल शॉ ने मन ही मन आह भरी। अगर कोई और होता तो लगने वाला समय नाटकीय रूप से कम हो जाता। दुर्भाग्य से उसे ये भी यकीन नहीं था कि जैक विल्सन मरा है या नहीं, और बाद वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जहां तक मयंक, कैरी और अन्य की बात थी, वे अपने अपने स्थानों पर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे थे। कोई और तरीका नहीं था। नकुल शॉ के पास केवल एक ही विकल्प था और वह अकेले लड़ना था। हालांकि इस तरह से यह एक अच्छी बात थी, सभी वस्तुएं उसकी और केवल उसकी ही थीं। आगे नकुल शॉ ने अपने लक्ष्य को खोजने के लिए चारों ओर स्कैन किया। खजाने में बस बहुत ज्यादा ही वस्तुएं थीं, जिनमें हथियार, कवच आदि आदि शामिल थे। पूरे खजाने में सैकड़ों दराज थे जिनमें वस्तुएं थीं। उनमें से कुछ खाली थे और जिन खाली दराजों में वस्तुएं थीं उन्हें नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि पिछले प्रतिभागियों ने ले लिया था। जो लोग खजाने में घुसकर ऐसी वस्तुएं ले सकते थे वे सामान्य लोग नहीं थे। सैकड़ों दराजों में से केवल 10वें हिस्से में उनकी सरणियों में खामियां थीं और नकुल शॉ की आंखें एक लक्ष्य पर उतरने से पहले उन सभी को स्कैन करती थीं। यह एक आधा टूटा हुआ पारदर्शी लबादा था जो एक दर्पण जैसा लग रहा था। उस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद नकुल शॉ की बाईं आंख थोड़ी फड़फड़ाई और उसकी रक्तरेखा शक्ति में एक परिचित एहसास हुआ। ये लबादा एक प्राचीन आभा दे रहा था जो आध्यात्मिक श्रेणी या यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार तक भी नहीं पहुंचता था। ये बेहद सामान्य लगता था, तो फिर इसे ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के साथ क्यों रखा जाता? नकुल शॉ को यकीन था कि यह लबादा सामान्य नहीं था या इसका एक उच्च संग्रहणीय मूल्य था। भले ही मुझे एक आध्यात्मिक हथियार मिल जाए, यह मेरे लिए कोई काम का नहीं होगा। मुझे शायद ट्रायल के बाद इसे कबीले को सौंपना होगा, तो मैं इसे क्यों न चुनूं? नकुल शॉ ने अपना फैसला किया। आध्यात्मिक हथियार उससे बहुत दूर थे और एक किंवदंती कहती थी कि इनहेरिटेंस डिवाइन आर्टिफैक्ट्स थे जो उपयोगकर्ता की साधना को नज़रअंदाज कर सकते थे और किसी भी निश्चित साधना के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकते थे। हालांकि ये इनहेरिटेंस डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बहुत ही दुर्लभ थे और उनमें से हर एक को पुश्तैनी धरोहर की तरह सुरक्षित रखा जाता था। पेंग पेंग पेंग, नकुल शॉ ने अपनी हथेली के बाद हथेली से दराज पर हमला किया और वह जिस कौशल का उपयोग कर रहा था वह लाइटनिंग विंड पाम था।
सबसे पहले इस कौशल को पूर्ण करना सबसे अच्छा था और हर हथेली के साथ उसने वार किया। नकुल शॉ इसे अपने दिमाग में सुधार करता। हमले की दर स्थिर थी, हर हथेली के बीच 1 से 2 सांस का समय, जिससे वह अधिक समय तक टिक सके। कुछ देर बाद नकुल शॉ ने कदमों की आवाज़ सुनी, जो पीछे हट रहे गार्डों की होनी चाहिए। ये गार्ड बेवकूफ़ नहीं थे। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती तो वे निश्चित रूप से आते और निरीक्षण करते। काश मैं यहाँ एक साउंड प्रूफ सरणी स्थापित कर पाता। नकुल शॉ रुक गया और वह गहरे विचार में चला गया। साउंड प्रूफ सरणियाँ स्थापित करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन नकुल शॉ के सामने समस्या ये थी कि उसके पास सामग्री की कमी थी। ये सरणी मास्टर्स के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। अगर सामग्री नहीं होती तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था। बेशक, अगर किसी के पास पहले से सामग्री होती तो वे खुद से मजबूत लोगों के एक समूह का वध कर सकते थे। नकुल शॉ ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को पलटा, जिसमें उसके पास सब कुछ था। दुर्भाग्य से मेरे पास 2 सामग्री गायब हैं। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और उसने अन्य तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन 2 सामग्री गायब होने पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय नकुल शॉ ने थोड़ी आवाज़ सुनी और उसने देखा कि एक आकृति खजाने के सामने वाली छत पर उतरी। नकुल शॉ, तो तुम मरे नहीं? जैक विल्सन की आवाज़ में आश्चर्य और गुस्सा था। नकुल शॉ की हरकतें अकड़ गईं, ऐसा लग रहा था कि उसने जैक विल्सन को कम करके आंका था। बाद वाले का निरीक्षण करते हुए उसने पाया कि जैक विल्सन के कई घाव और पट्टियां थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे कि उसका बलात्कार किया गया हो। उसकी आंखों में नफरत ने इसे और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। श्वा, जैक विल्सन का शरीर खजाने की ओर दौड़ा। उसका लक्ष्य अंदर की वस्तुएं नहीं, बल्कि नकुल शॉ था। पहले नकुल शॉ को मारो, फिर खजाने ले लो। नकुल शॉ ठंडे होकर हंसा और वह प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपनी हथेली को जोर से बाहर निकाला। पार्शियल मून फ्लाइंग नाइफ। जैक विल्सन ने अपनी तलवार लहराई और तेज, खतरनाक रोशनी की 4 से 5 किरणें विभिन्न कोनों से नकुल शॉ की ओर बढ़ीं। बूम! नकुल शॉ की भयंकर हथेली से गरज पैदा हुई, लेकिन उसे अभी भी तलवार की रोशनी की ठंडी चमक ने पीछे धकेल दिया। जैक विल्सन के हाथ में एक नश्वर हथियार था, जिसने उसके नुकसान को बढ़ा दिया। उसके पास उच्च साधना भी थी और उसकी चिलिंग मून टेक्निक चौथे स्तर तक बढ़ गई थी। मैं पहले तुम्हारी कमीनी जान लूंगा। जैक विल्सन ने नकुल शॉ से छुटकारा पाने का फैसला किया, क्योंकि यह शायद उसका आखिरी मौका होगा। विंड लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन। नकुल शॉ ने अपनी ट्रू फोर्स और कौशल को अधिकतम तक पहुंचाया और गरज की गूंज पहले से भी तेज थी। लेकिन जैक विल्सन के पास आखिरकार एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार था और वह आगे बढ़ने में सक्षम था। इस हताश स्थिति में नकुल शॉ ने गुप्त रूप से अपनी रक्तरेखा शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हमलों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। पेंग! गरज की आवाज़ तेज और तेज हो गई। नकुल शॉ ने आखिरकार महसूस किया कि उसका लाइटनिंग विंड पाम अपने चरम पर पहुंच गया है और चिकना हो गया है, जैसे कि इसने एक निश्चित बिंदु को तोड़ दिया हो। उसी समय फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील का थोड़ा सा हिस्सा समझ में आया। विंड लाइटनिंग रेजिंग ड्रैगन। नकुल शॉ चिल्लाया और एक सांप का अजगर, जिसके चारों ओर बिजली की गूंज हो रही थी, दिखाई दिया। क्या बिजली की शक्ति? जैक विल्सन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और जिस पल दोनों टकराए, उसका शरीर सुन्न हो गया। लाइटनिंग विंड पाम के चौथे स्तर में एक निश्चित सुन्न करने वाला प्रभाव था, लेकिन नकुल शॉ ने इसमें फ्लोटिंग क्रैस्ट लाइटनिंग सील का थोड़ा सा हिस्सा मिला दिया था, तो मूल कौशल में सुधार हुआ था। पाह पाह पाह! नकुल शॉ ने जैक विल्सन को लगातार हथेलियों से बाहर निकाला। उसी समय पास के काले कवच वाले गार्ड आए। जैक विल्सन केवल बच सकता था और उसने नफरत के साथ कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम वहां हमेशा के लिए रह सकते हो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? नकुल शॉ ने अपना आर्टेमिस बो निकाला और उसमें एक नीला तीर लगाकर उसे प्रवेश द्वार की दिशा में मार दिया। श्वा! एक नीला तीर हवा में घुस गया और यह भयानक ठंडक के साथ जैक विल्सन की ओर बढ़ा। बाद वाला जानता था कि नकुल शॉ का तीरंदाजी कौशल कितना भयानक था और उसने तुरंत ट्रूफोस की एक परत लगाई और खुद को जमीन पर गिरा दिया। शाह! नीला तीर उसके कंधे पर से गुजर गया और पास के एक गार्ड को भेद दिया। जैक विल्सन के कंधे से कोई खून नहीं बह रहा था, लेकिन वहां से एक ठंडी ठंडक फैल गई और उसके ऊपर बर्फ की एक परत बन गई। क्रैक! बर्फ का तीर टूट गया और कुछ ही गज के दायरे में सब कुछ बर्फ में बदल गया। बस 1 से 2 सांस के समय में जैक विल्सन और पास के 4 से 5 गार्ड सभी प्रवेश द्वार पर जम गए थे। बर्फ की मूर्तियों को देखते हुए नकुल शॉ देख सकता था कि जैक विल्सन अपनी ट्रूफोस को भारी रूप से चला रहा था, बाहर निकलना चाहता था। पहले वाला ठंडे होकर हंसा और आर्टेमिस बो को फिर से पीछे खींचा। क्यों? एक और नीला तीर प्रवेश द्वार में मारा गया और इसने आने वाले अन्य गार्डों को जमा दिया। बस कुछ ही सांसों के समय में 10 बर्फ की मूर्तियों ने एक पहाड़ी की तरह प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। हा, बहुत बढ़िया! एक तीर, 2 निशाने। नकुल शॉ अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। बर्फ की पहाड़ी एक अवरोध बन गई, जिसने अन्य गार्डों को दूर कर दिया।
एक बार जब वे करीब आते तो वे भी बर्फ में जम जाते। दो बर्फ के तीरों की ठंडक विनाशकारी थी। नकुल शॉ की बाईं आंख ने बर्फ को भेद कर देखा कि जैक विल्सन की ट्रू फोर्स, खून और जीवन शक्ति जमने लगी थी।